हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। करण की ये बात सुनकर अनीका के होश उड़ गए। करण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो तुम्हारी मौसी के बारे में छानबीन करने के बाद मुझे उनके बारे में कुछ बातें पता चली और मैं तुम्हारी माँ के पास्ट के बारे में भी अच्छी तरह से जानता हूँ। दोनों बातों को जब मिलाया गया तब धीरे धीरे उस राज से पर्दा उठ गया जो कई सालों तक हमारी आंखों पर पड़ा था। अनिका के चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि अनिका को करण की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। करण ने अनिका की परेशानी समझने के बाद अनिका के बिना सवाल पूछे ही उससे कहा, देखो मुझे पता है कि तुम्हें इस वक्त बहुत हैरानी हो रही है, मगर जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारी माँ गुजर चुकी है। तुम्हारी माँ जब गुजरी थी तब तुम्हारी उम्र बहुत छोटी थी। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी भी अपनी माँ का मरा हुआ शरीर देखा था? देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस वक्त तुम बहुत छोटी थी, मगर चाहे बच्चा कितना भी छोटा क्यों ना हो, इतने बड़े हादसे की कुछ तस्वीरें तो जरूर उसके जहन में छपी होती हैं। मगर मुझे यकीन है कि तुमने कभी भी अपनी माँ के पार्थिव शरीर को नहीं देखा। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने सिर्फ ना में अपना सिर हिला दिया। कर्ण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मुझे ये खबर मिली कि स्वाति मल्होत्रा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई है, तब मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि उसके शरीर को एक आखिरी बार देख सकूं। मगर मैं भी उसे कभी देख नहीं पाया। मुझसे बिछड़ने के बाद तुम्हारी माँ जब कुछ देर के लिए लंदन गई थी, तब तुम्हारी माँ ने वहाँ एक बिजनेस शुरू किया था और उस बिजनेस को शुरू करने के बाद तुम्हारी माँ ने अपना नाम छुपाकर एक झूठे नाम का सहारा लिया था और वो नाम था रेखा मूर्ति। तुम्हारी माँ रेखा मूर्ति के नाम से विदेशों में बिजनेस किया करती थी। करण के मुंह से ये बात सुनकर अनिका के होश उड़ गए। बातें करते हुए करण का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था। उनके माथे से पसीने बहने लगा था और उनके चेहरे पर एक गजब की चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जीने का कारण मिल गया हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, मगर उनके पास शब्द नहीं थे। भले ही उनके चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी, मगर स्वाति मल्होत्रा जिंदा हो सकती थी, इस बात के एहसास से ही उनकी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा था। हालांकि अनिका का अभी भी इस बात को पूरी तरह से हजम नहीं कर पा रही थी। कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने करण की ओर देखकर कहा, ये कैसे हो सकता है पापा? भले ही मैंने माँ की लाश नहीं देखी है, मगर मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, उनके फोटोग्राफ्स देखे हैं। उनकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी, मगर रेखा मौसी किसी भी एंगल से मेरी माँ जैसी नहीं लगती। अनिका की ये बात सुनते ही जोर से अपनी छड़ी कार की सीट पर पटकते हुए करण ने कहा, अरे ये बात तुम कह रही हो? तुम दुनिया की इतनी बड़ी डॉक्टर होने के बावजूद ऐसी बातें कर रही हो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी करना आजकल की दुनिया के लिए कितना आसान है। चलो मैं मानता हूँ कि ये बात कम से कम 20-25 साल पुरानी है, मगर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि विदेशों में ये टेक्निक कई सालों से सफल है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो करण की बातों का क्या जवाब दे। अनिका खुद समझने की कोशिश कर रही थी कि करण जो कुछ भी कह रहे थे उसमें सच्चाई थी या सिर्फ उनके मन का कोई वहम था। अगर रेखा मूर्ति ही स्वाति मल्होत्रा थी तो इतने दिनों तक उसे नकाब के पीछे छुपाने की क्या जरूरत थी? अनिका इतना जरूर जानती थी कि रेखा मूर्ति ने अनिका से कहा था कि उनकी जिंदगी का कोई एक बहुत बड़ा राज है जो वक्त आने पर वो अनिका को बताएगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो राज इतना शॉकिंग होगा कि अनिका की पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देगा। जब अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी, तब कर्ण ने कांपते हुए हाथों से अनिका का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले जा सकती हो? इससे पहले कि अनिका इस बात का जवाब दे पाती, कर्ण ने अपनी ही बात बदलते हुए अनिका से कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे वहां मत ले जाना। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर उसके दुश्मनों को पता चल गया कि मैं उसके सच्चाई के बारे में जान चुका हूँ तो उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। नहीं नहीं, तुम मुझे वहां नहीं ले जा सकती। इसके बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद कर्ण ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, देखो अनिका, क्या तुम किसी तरह उसे किसी ऐसी जगह बुला सकती हो जहां हम दोनों को एक साथ कोई ना देख सके? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। करण की आंखों में यकीन देखकर अनिका को अब ऐसा लगने लगा था जैसे रेखा मूर्ति ही सचमुच स्वाति मल्होत्रा थी। करण ने मन ही मन मान लिया था कि स्वाति मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। उनके चेहरे पर चमक देखकर अनिका भी अपने आप को रोक नहीं पाई। अनिका ने अपना फोन स्विच ऑन किया और रेखा मौसी को कॉल लगाया।
सुबह के 5 बज चुके थे। काफी देर तक रेखा मौसी के फोन पर रिंग जाती रही, मगर किसी ने कॉल आंसर नहीं किया। अनिका जानती थी कि रेखा मौसी शायद अब तक जागी नहीं होगी, मगर बात इतनी अर्जेंट थी कि अनिका ने बार बार फोन लगाकर रेखा मौसी को जगाने की ठान ली। जब रेखा मौसी ने कई बार ट्राई करने के बाद भी अपना मोबाइल फोन रिसीव नहीं किया तो अनिका ने पैलेस की लैंडलाइन पर कॉल लगा दिया। कुछ देर रिंग बजने के बाद रेखा मौसी के एक पुराने वफादार नौकर ने कॉल आंसर किया। अनिका ने पूछा, क्या मैडम जाग गई हैं? अगर जागी नहीं है तो प्लीज उनसे कहो कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, कुछ अर्जेंट काम है, प्लीज जाकर उन्हें जगाओ। उस नौकर ने जवाब देते हुए कहा। अनिका मैडम, रेखा मैडम तो अभी कुछ देर पहले ही बाहर जाने के लिए निकल गई। अनिका ये जवाब सुनकर हैरान रह गई। रेखा मौसी आज तक कभी इतनी जल्दी कहीं नहीं गई थी। एनटीटी कंपनी की जिम्मेदारी ओजस को सौंपने के बाद ज्यादातर रेखा मौसी अपना वक्त बंगले में ही गुजारती थी। फिर अचानक आज ऐसा कौन सा काम आ पड़ा था जो इतनी सुबह सुबह रेखा मौसी निकल गई थी? ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका ने उस नौकर से पूछा, अच्छा तो मुझे ये बताइए कि आंटी किसके साथ गई हैं? उनके साथ जो ड्राइवर है उसका फ़ोन नंबर दीजिए। मुझे उनके किसी भी बॉडीगार्ड का फ़ोन नंबर देंगे तो भी चलेगा। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए उस नौकर ने कहा, अनिका मैडम, बात तो यह है कि आज रेखा मैडम किसी को अपने साथ नहीं ले गई। अरे मैंने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि उनका इस तरह अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर वो मेरी बात नहीं मान रही थी। वो जिद पकड़ के बैठी थी कि वो अकेले ही ड्राइव करके जाएंगी, उनके साथ कोई नहीं जाएगा। नौकर की ये बात सुनकर अनिका पूरी तरह से शॉक हो गई। नौकर का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका सोचती रही कि आखिर रेखा मौसी इस तरह से अचानक कहाँ चली गई थी। अनिका बार बार रेखा मौसी के मोबाइल फ़ोन पर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, मगर रेखा मौसी ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने एनटीटी कंपनी के हेडक्वार्टर में फ़ोन लगाया। इतनी सुबह अभी कंपनी के वर्किंग आवर्स शुरू नहीं हुए थे, इसलिए कॉल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में उठाया गया। अनिका ने सिक्योरिटी हेड से पूछा, मैं अनिका बोल रही हूँ, क्या रेखा मौसी वहाँ पर आई हैं? अनिका की आवाज़ सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ अनिका से कहा, नहीं मैडम, बड़ी मैडम तो आज ऑफिस नहीं आई हैं। आप तो जानते ही हैं कि ओजस साहब तो सारी जिम्मेदारियां सौंपने के बाद मैडम ऑफिस नहीं आती। हाँ, मगर आज एक बहुत अजीब सी बात हुई है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट गुलशन साहब अभी 5 मिनट पहले ऑफिस में आए हैं। इतनी जल्दी कभी वो आते नहीं हैं, मगर आज पता नहीं क्या हो गया, वो इतनी सुबह सुबह ऑफिस आ गए हैं। सिक्योरिटी हेड की बात सुनकर अनिका ने सिक्योरिटी हेड से कहा, ठीक है, मैं उन्हें कांटेक्ट करती हूँ। सिक्योरिटी हेड से कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट गुलशन जी का नंबर लेने के बाद अनिका ने उन्हें कॉल लगा दिया। कुछ रिंग के बाद जब गुलशन जी ने अपना कॉल रिसीव किया तब अनिका ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, देखिए गुलशन जी, मैं अनिका बोल रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आज रेखा मौसी के साथ आपकी कोई बात हुई है? अनिका की बात सुनते ही गुलशन जी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे हाँ बेटा, आज सुबह सुबह मुझे मैडम का फ़ोन आया था और मुझसे कहा गया कि आज के बाद वो कंपनी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है। आज के बाद अगर मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन लेनी है तो सिर्फ तुमसे लेनी है। मुझे आज के बाद तुम्हारे हर ऑर्डर को फॉलो करना है। उन्होंने मुझसे कहा कि सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं और आज के बाद एनटीटी कंपनी के जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो अनिका ही लेगी। मैं भी हैरान हूँ कि अचानक ही मैडम ने इतनी सुबह सुबह ये फैसला क्यों किया। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? अनिका खुद नहीं जानती थी कि गुलशन जी के इस सवाल का उसे क्या जवाब देना चाहिए। गुलशन जी का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका गहरी सोच में डूब गई। वहीं अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर करण समझ गए थे कि जरूर कुछ गड़बड़ थी। करण ने फोन पर हो रही बातों से अब तक इतना तो पता लगा लिया था कि रेखा मूर्ति कहीं गायब थी। करण ने कांपती हुई आवाज में अनिका से पूछा, अनिका बेटा, कहाँ है वो? बताओ मुझे, कहाँ है वो? क्या मेरे आने की खबर उस तक पहुंच गई, इसीलिए वो कहीं चली गई है, या उस पर कोई खतरा मंडरा रहा है? मैं जानता था कि मेरी वजह से जरूर वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझसे ही बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं यहाँ पर दौड़ा चला आया। करण के चेहरे पर परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अपने ही बात को बदलते हुए करण ने फटी हुई आंखों से अनिका की ओर देखा और पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे दूर जाना चाहती है? उसे मेरा अपने पास आना पसंद नहीं है। बस एक बार मैं उसे बात करके ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। अनिका कहाँ है वो? मुझे बताओ, कहाँ है वो? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो एक बार मुझे उससे मिला सके?
मैं बस एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे बताओ कहाँ है वो? अनिका ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। देखिए, वो मिसिंग है, मगर आप चिंता मत कीजिए। मैंने अपने लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए कह दिया है। बहुत जल्द वो लोग उनका पता लगा लेंगे। ड्राइविंग सीट पर बैठा रोहित, जो सब कुछ बड़े बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, उसने पहले तो एक सुनसान इलाके में वैन को रोक लिया था और फिर पीछे मुड़कर अनिका से पूछा, क्या लगता है तुम्हें, हमें इस वक्त कहाँ जाना चाहिए? अनिका खुद भी नहीं जानती थी कि इस वक्त रेखा मौसी को ढूंढने के लिए उसे सबसे पहले किस जगह पर जाना चाहिए। जब अनिका ये सब कुछ सोच रही थी कि अनिका के मोबाइल पर फिर से महल के पुराने और रेखा मौसी के वफादार नौकर का कॉल आने लगा। जैसे ही अनिका ने कॉल रिसीव किया, उस नौकर ने अनिका से कहा, अनिका मैडम, मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गया। रेखा मैडम ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि मैं आपको ये बता दूं कि वो उस सालों से बंद पड़े कमरे में अब आप जा सकती हैं। रेखा मौसी ने सीक्रेट कमरे में जाने की इजाज़त अनिका को दे दी थी। इसका मतलब ये था कि वक्त आ गया था जब अनिका को ये पता चले कि रेखा मौसी की असलियत क्या थी। अनिका बिना पलक झपकाए रोहित की ओर देखती रही। फिर अपने आप को संभालते हुए अनिका ने फ़ोन पर नौकरों से पूछा, मौसी जब गई थी तब उनके हाथ में कुछ था? मेरा मतलब है, क्या वो कुछ लेकर गई थी उनके साथ? नौकर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, उनके हाथों में एक मेटल का बॉक्स था। उस बक्से के साथ वो कार में बैठी और कार ड्राइव करके निकल गई। नौकर की ये बात सुनकर अनिका चौंक गई। ये जाहिर सी बात थी कि मेटल के बक्से में कोई ऐसे कागजात तो होंगे ही नहीं जो रेखा मौसी अपने साथ ले जाना चाहती थी। इसका मतलब साफ था कि वही मेटल बक्सा था जिसमें V16 पावर ड्रग छुपाया गया था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रेखा मौसी अगर हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा रही थी तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें ले जाती जो उनके लिए बेहद ज़रूरी हो, जैसे पुराने डॉक्यूमेंट्स, कोई ज़रूरी कागजात, उनकी दवाइयाँ वगैरह वगैरह। मगर ये सारी चीज़ें मेटल बक्से में नहीं आ सकती थी। अनिका इतना अच्छी तरह से जानती थी कि V16 पावर ड्रग को सुरक्षित रखने के लिए उसने उसे एक मेटल बॉक्स में रखा था, जिसकी वजह से V16 पावर ड्रग को एक तय तापमान के अंदर 1 महीने तक स्टोर किया जा सकता था। वो मेटल बॉक्स अंदर से इंसुलेटेड होने की वजह से अंदर का तापमान सेट की हुई डिग्री पर हमेशा ही बना रहता है। जब नौकर ने कहा कि रेखा मौसी अपने साथ एक मेटल बॉक्स ले गई थी, तब अनिका को अचानक इस बात का ख्याल आया कि V16 पावर ड्रग को उसने एक मेटल बॉक्स में रखा था। अब अनिका ये सोच सोचकर हैरान हो रही थी कि अगर सचमुच रेखा मौसी अपने साथ V16 पावर ड्रग ले गई तो अलेक्जेंडर का इलाज करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहाँ ड्राइविंग सीट पर बैठा रोहित अनिका के इंस्ट्रक्शन के लिए वेट कर रहा था। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर रोहित ने दोबारा अनिका से पूछा, कहाँ जाना है बताओ? अपने थॉट से बाहर आते हुए अनिका ने रोहित की ओर देखा और कहा, रेखा मौसी के महल ले चलो। सुबह के 7 बज चुके थे जब महल के मेन गेट से रोहित और अनिका की गाड़ी अंदर एंटर हुई। तीनों बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। जैसे ही कार पर उन तीनों बच्चों की नजर पड़ी, तीनों बच्चे दौड़कर अनिका और रोहित से मिलने के लिए आगे आने लगे। मगर जैसे ही कार का दरवाजा खुला, बच्चों ने देखा कि अनिका करण को सहारा देकर कार से नीचे उतार रही थी। अपने नाना को अचानक लंदन में देखकर तीनों बच्चे काफी सरप्राइज हो गए, खासकर रिया जो अपने नाना से बेहद प्यार करती थी। वो अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अपने नाना के पास जाकर उनके पैरों से लिपट गई। लंदन की सुबह की ठंड की वजह से करण की सांसें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। नन्ही सी रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए करण ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा इस वक्त तुम्हारे नाना यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं। एक बार काम निपटा लूं, उसके बाद जी भरकर बात करेंगे। अनिका और करण के चेहरे की परेशानी देखकर बच्चे भी समझ गए थे कि जरूर कोई इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से अचानक ही करण को इंडिया से लंदन आना पड़ा। अनिका जल्द से जल्द उस सीक्रेट कमरे के अंदर जाकर देखना चाहती थी कि आखिर रेखा मौसी कौन थी। रेखा मौसी ने अनिका से कहा था कि जब भी वक्त आएगा तब वो सीक्रेट कमरे के अंदर रखी चीज़ों को देखकर अनिका ये जान पाएगी कि रेखा मौसी की असलियत क्या है। अनिका तेजी से महल के अंदर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। महल का वफादार नौकर कर्ण को व्हील चेयर पर बैठाकर अनिका के पीछे पीछे ले जाने लगा। महल एक पुराने जमाने का महल था, जिसकी वजह से अंदर एलिवेटर्स या एस्केलेटर मौजूद नहीं थे। अनिका तेज कदमों से स्टेयरकेस चढ़कर महल के 2nd फ्लोर पर पहुंच गई, जहां पर वो सीक्रेट कमरा मौजूद था। अनिका के पीछे पीछे रोहित भी उस सीक्रेट कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। अपनी उम्र और अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से व्हील चेयर से खड़े होकर कर्ण धीरे धीरे नौकर और छड़ी का सहारा लेकर ऊपर आ रहे थे। कर्ण के लिए वेट करने का अनिका में पैसेंस नहीं था।
वो जल्दी से जल्दी सीक्रेट कमरे के अंदर जाकर पता करना चाहती थी कि रेखा मोची की असलियत क्या थी। जब अनिका कमरे के अंदर दाखिल हुई तब अनिका ने नोटिस किया कि कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला था। कमरे में हर तरफ अंधेरा छाया था, मगर फिर भी दरवाजे के ठीक सामने वाली दीवार पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी और उस हल्की रोशनी में अनिका को मुस्कुराती हुई स्वाति मल्होत्रा नजर आई। अनिका धीरे धीरे अपनी माँ की तस्वीर की ओर आगे बढ़ने लगी। उस तस्वीर में स्वाति मल्होत्रा इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी मानो तस्वीर में किसी ने जान डाल दी हो। अनिका कुछ देर तक उस तस्वीर को गौर से देखती रही। अपनी माँ की आंखों में चमक देखकर कहीं ना कहीं अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर के अंदर कैद स्वाति मल्होत्रा उससे कुछ कहना चाहती थी। अनिका अब आसपास पड़ी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। कमरे के अंदर कई पुरानी चीजों को संभाल कर रखा गया था। हालांकि कमरे को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि कमरे की कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई थी, मगर ऐसा भी नहीं था कि कमरा किसी भी निगरानी में नहीं था। उन पुरानी चीजों में कई ऐसी चीजें थी जिन्हें देखकर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रेखा मोची ने इतने सालों तक ये चीजें क्यों संभाल कर रखी थी। सोने की चैन, पेंडेंट, कुछ किताबें, एक हॉकी स्टिक, कुछ कपड़े कमरे में हर तरफ बड़े ही प्यार से सजाए गए थे। अनिका उन चीजों को देख देख कर हैरान हो रही थी कि कहीं ये सारी चीजें उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा की तो नहीं थी, और अगर ऐसा था तो फिर इन चीजों को रेखा मूर्ति ने अब तक संभाल कर क्यों रखा था। कुछ ही देर में दरवाजे पर करण आ पहुंचे। वो छड़ी का सहारा लेकर कमरे के अंदर धीरे धीरे अपने कदम स्वाति मल्होत्रा की तस्वीर की तरफ आगे बढ़ाने लगे। स्वाति मल्होत्रा की तस्वीर देखकर करण की आंखों में पानी भर आया। उस तस्वीर को देखकर करण के जहन में कई पुरानी यादें ताजा हो गई। हालांकि स्वाति मल्होत्रा की तस्वीर को देखकर जितने इमोशनल करण हुए थे उतने ही इमोशनल अनिका भी हुई थी, क्योंकि अनिका ने अपनी माँ के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया था। अनिका के जहन में अपनी माँ से जुड़ी कोई खास यादें नहीं थी, मगर अनिका समझ सकती थी कि इन सारी चीज़ों को देखकर करण कितने इमोशनल हो सकते थे। लगातार स्वाति मल्होत्रा की तस्वीर को देख रहे करण ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ये उस वक्त की तस्वीर है जब स्वाति 19-20 साल की थी, कॉलेज की सबसे ब्राइट स्टूडेंट और सबसे खूबसूरत लड़की। करण बड़े ही प्यार से स्वाति की तस्वीर के ऊपर हाथ फेरने लगे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि करण इस वक्त इमोशनल थे, मगर अनिका इस कमरे से जुड़े हर राज को जानना चाहती थी। अपने आसपास रखी हुई चीज़ों की ओर इशारा करते हुए अनिका ने दबी हुई आवाज़ में करण से पूछा, पापा, क्या आप इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ जानते हैं? क्या इनका माँ के साथ कोई कनेक्शन है? करण ने बड़े ही ध्यान से आसपास पड़ी चीज़ों पर नज़र डाली। तभी उनकी नज़र एक खास बक्से पर पड़ी। करण ने कांपते हुए हाथों से उस बॉक्स को अपने हाथ में उठाया और उस बॉक्स को खोलकर उस एक सोने की चैन निकाली जिसमें एक पेंडेंट लगा हुआ था। करण ने उस पेंडेंट को खोलकर देखा। अंदर एक खास किस्म का हीरा लगा हुआ था। ये बिल्कुल उसी तरह की चैन थी जिस तरह की चैन रेखा मूर्ति ने रिया के बर्थडे के वक्त उसे तोहफे के तौर पर भेजी थी। उस चैन के पेंडेंट पर बड़ी ही प्यार से हाथ फैलाते हुए करण ने अनिका से कहा, ये सारी तुम्हारी माँ की चीज़ें हैं। ये चैन और ये पेंडेंट मैंने तुम्हारी माँ को गिफ्ट दिया था। करण की ये बात सुनने के बाद अनिका को यकीन हो गया कि कमरे के अंदर मौजूद सारी चीज़ें स्वाति मल्होत्रा की थी, मगर मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इन सारी चीज़ों को इतने साल तक इस तरह छुपा के रखने का क्या मतलब हो सकता था। तभी अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका तेजी से उस कमरे से बाहर निकली और सीधे रेखा मौसी के बेडरूम में चली गई। अनिका ने देखा कि दरवाज़ा खुला था। अनिका जब कमरे के अंदर गई उसने देखा कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा भी पूरी तरह खुला था और अंदर रखा गया V16 पाउडर का बक्सा गायब था। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ के पीछे किसी ने छुरा घोंप दिया था। अनिका ने रेखा मौसी पर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि रेखा मौसी उसे इतना बड़ा धोखा दे सकती थी। अनिका मन ही मन ये सोचने लगी थी कि अगर रेखा मौसी को V16 पाउडर हासिल करना ही था तो वो उससे पहले ही कह देती, कम से कम एक डोज अलेक्जेंडर के लिए छोड़ा होता। अनिका बार बार अपनी किस्मत को कोसती रही और अपने फैसले को भी कोसती रही। क्रिस्टोफर ने पहले ही अनिका को आगाह किया था कि रेखा मौसी ने अनिका के साथ किसी बेहद गहरे मकसद के लिए दोस्ती की थी। क्रिस्टोफर ने अनिका को फ़ोन पर साफ साफ शब्दों में कहा था कि रेखा मूर्ति किसी मकसद के साथ अनिका से जुड़ी थी, मगर उस वक्त अनिका को क्रिस्टोफर की बातों पर इसलिए भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वह कई सालों से रेखा मौसी को अच्छी तरह से जानती थी। इतने सालों का प्यार, इतने सालों की देखभाल कोई दिखावा नहीं हो सकती थी, मगर आज कहीं ना कहीं रेखा मौसी पर अनिका का विश्वास डगमगाने लगा था।
अनिका मन ही मन यह बातें सोचने लगी, कहीं क्रिस्टोफर की कही हुई बातें सच तो नहीं थी। क्रिस्टोफर ने कुछ दिनों पहले ही रेखा मौसी की सच्चाई अनिका को बताई थी, मगर अनिका ने तब क्रिस्टोफर विश्वास नहीं किया था। मगर आज अनिका अपने उस फैसले को कोस रही थी, क्योंकि उसके एक गलत फैसले ने उसके बेटे की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। अलेक्जेंडर को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज। अनिका दौड़कर वापस उस सीक्रेट कमरे के अंदर दाखिल हुई। अनिका यहाँ वहाँ हर चीज को उलट पलट कर देखने लगी। अनिका जानती थी कि इसी कमरे में कोई ऐसा राज छुपा था जो रेखा मौसी अनिका को बताना चाहती थी। वहाँ करण गुलेरिया, स्वाति की तस्वीर और बाकी रखा सामान देखकर मन ही मन कुछ समझने की कोशिश करने लगे। करण ने धीमी आवाज में कमरे को ध्यान से चेक कर रही अनिका से कहा, मैं गलत था, तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। करण के चेहरे से वो उम्मीद और वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। करण जान चुके थे जिस औरत को वह स्वाति समझ रहे थे, दरअसल वह औरत स्वाति नहीं थी। कर्ण स्वाति को अच्छी तरह से जानते थे। वह उन इंसानों में से नहीं थी जो अपनी चीज़ों को सीने से लगाकर रखे। अगर इसी सीक्रेट रूम में यह सारी चीज़ें मौजूद थी, इसका मतलब साफ था कि स्वाति इस दुनिया में नहीं थी। स्वाति की किसी बेहद करीबी ने स्वाति की यादों में यह सारी चीज़ें एक कमरे में कैद करके रखी थी। अगर स्वाति जिंदा होती तो उसने कभी इतने ध्यान से अपनी चीज़ों को एक कमरे में संभाल कर नहीं रखा होता। आसपास पड़ी चीज़ों को देखते हुए करण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, शायद मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तो ये भी नहीं समझ पाया कि इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन जो स्वाति जैसी लड़की को सब कुछ छोड़कर एक छोटे से गांव में छिपने के लिए मजबूर कर सकते हैं, वो लोग कितने ताकतवर हो सकते हैं। अगर सचमुच स्वाति जिंदा भी होती तो उन लोगों ने इतनी आसानी से स्वाति को यहाँ ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए छोड़ा नहीं होता। मगर इतने सालों बाद स्वाति मल्होत्रा से जुड़ी हुई चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखकर करण काफ़ी इमोशनल हो गए। स्वाति मल्होत्रा की तस्वीर पर हाथ रखकर करण स्वाति के स्पर्श को महसूस करने लगे। स्वाति मल्होत्रा की मुस्कुराती हुई तस्वीर देखकर करण को यकीन नहीं हो रहा था कि स्वाति अब इस दुनिया में नहीं थी और स्वाति मल्होत्रा को उनकी जिंदगी से गए सालों बीत गए थे। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात थी जब स्वाति मल्होत्रा इसी तरह हंसती मुस्कुराती करण की जिंदगी में बाहर बनकर आई थी। करण की बातें इस वक्त अनिका के कानों पर पड़ रही थी, मगर अनिका का ध्यान कहीं और था। अनिका लगातार उस कमरे में रखे एक एक बक्से को खोलकर उसे चेक करने लगी। तभी अनिका की नज़र स्वाति की तस्वीर के ठीक नीचे पड़े एक बक्से पर पड़ी। जब अनिका ने उस बक्से को खोलकर देखा तो अनिका को उस बक्से में कई सारे बिजनेस कार्ड्स नजर आए। अनिका ने उन कार्ड में से एक कार्ड को अपने हाथ में लिया और उस पर जमी धूल को साफ करके उस कार्ड पर छपा नाम पढ़ने लगी। कार्ड पर छपा नाम पढ़कर अनिका हैरान रह गई। उस बिजनेस कार्ड पर लिखा नाम पढ़ने के बाद अनिका ने करण से पूछा, पापा क्या आप इस नाम की किसी कंपनी को जानते हैं? फिलिप बायोटेक। वो नाम सुनते ही करण के चेहरे का रंग उड़ गया। करण ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो वही कंपनी है जो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये वही क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का लीगल नाम है, फिलिप बायोटेक। अनिका ने जब वो कार्ड पलट कर देखा तो अनिका को एक लड़की की तस्वीर नजर आई जो उम्र में काफ़ी कम थी। रोहित जो अनिका के ठीक पीछे खड़ा था, वो उस तस्वीर को देखकर कुछ बातें समझने लगा, मगर फिर भी अपने आप को पूरी तरह से श्योर करने के लिए रोहित ने अनिका से पूछा, ये तस्वीर तो। इससे पहले कि रोहित अपनी बात आगे बढ़ा पाता, अनिका ने रोहित की बात पूरी करते हुए कहा, इसका मतलब साफ है कि रेखा मौसी फिलिप बायोटेक यानी कि क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। ये तस्वीर तब की है जो वो 11-12 साल की थी। अनिका की ये बात सुनकर रोहित के भी होश उड़ गए। अनिका ने जब भी रेखा मौसी की आंखों में रिया के लिए प्यार देखा था तो उसे ऐसा ही लगा था कि रेखा मौसी की सारी फीलिंग्स सच्ची थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए जो V16 पावर ड्रग जरूरी था उसे लेकर रेखा मौसी फरार हो गई। अगर रेखा मौसी सचमुच क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी तो इतने साल तक वो अनिका को धोखे में कैसे रख पाई थी? अनिका इतनी चालाक और समझदार थी, फिर भी रेखा मौसी के धोखे को वो पढ़ नहीं पाई थी। अनिका को खुद की ही इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मगर अनिका के हाथों में इस वक्त जो सबूत था वो सच भी वो जुठला नहीं सकती थी। शायद यही वो कार्ड था जिससे रेखा मौसी अनिका को पहचानना चाहती थी। उसी बक्से में बिल्कुल नीचे अनिका को एक और फाइल नजर आई। अनिका ने जब वो फाइल निकालकर देखा तो पहला ही पन्ना देखकर वो हैरान हो गई। वो फाइल एनटीटी कंपनी की फाउंडर मेंबर की फाइल थी। उस फाइल के पहले पन्ने पर स्वाति मल्होत्रा की एक बड़ी सी तस्वीर थी, मगर नीचे जो नाम लिखा था वो पढ़कर अनिका हैरान हो गई। नीचे रेखा मूर्ति का नाम लिखा था।
इस वक्त अनिका के हाथ में जो आइडेंटिटी कार्ड थे, एक फिलिप बायोटेक का जिस पर कोई नाम तो नहीं था मगर तस्वीर रेखा मौसी की थी। दूसरे हाथ में एनटीटी कंपनी की फाइल थी जिसके आइडेंटिटी कार्ड पर तस्वीर तो स्वाति मल्होत्रा की थी मगर नाम रेखा मूर्ति का था। अनिका के लिए अब ये जानना बहुत मुश्किल हो गया था कि कौन सा चेहरा सच था और कौन सा झूठ। अनिका को इतना परेशान देखकर नन्ही सी रिया कमरे के अंदर आई और अनिका के पैरों से लिपटकर पूछने लगी, क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? अनिका ने रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, मम्मा की कोई चीज खो गई है, बस इसीलिए मम्मा परेशान है। नन्ही सी रिया ने अपनी मीठी सी आवाज में जवाब देते हुए कहा, आप चिंता मत करना, मैं बड़ी मौसी से कहकर आपकी वो खोई हुई चीज आपको वापस दिलवा दूंगी। आप नहीं जानती कि बड़ी मौसी कितनी पावरफुल है। अगर वो एक आवाज करेंगी तो आप जो भी चीज चाहें वो आपकी नजरों के सामने हाजिर हो जाएगी। दरवाजे पर खड़े दोनों रिया के भाई भी बड़ी ही इनोसेंटली अनिका की ओर देख रहे थे। तीनों बच्चे जान चुके थे कि उनकी माँ किसी बात को लेकर काफी उदास थी, मगर अनिका उन तीनों बच्चों को उनकी उदासी का रियल कारण नहीं बता सकती थी। इसीलिए तीनों बच्चों के सिर पर एक के बाद एक हाथ फेरने के बाद अनिका ने कहा, जो चीज गुम हुई है वो तो दोबारा मिल जाएगी, मगर तुम तीनों की हंसी एक बार खो गई तो दोबारा नहीं लौटेगी। इसीलिए मम्मा के लिए सबसे जरूरी है कि तुम तीनों की स्माइल। अनिका की ये बात सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रोहित अभी भी उसी बक्से के पास खड़ा था जिसमें से अनिका को वो आइडेंटिटी कार्ड और वो फाइल मिली थी। उस फाइल को जब रोहित ने आगे पढ़ना शुरू किया तो रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि उस फाइल में आज से 25 साल पहले एक करार हुआ था जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि रेखा मूर्ति एनटीटी कंपनी की टेम्परेरी मालिक रहेगी और एनटीटी कंपनी के सारे शेयर और सारी प्रॉपर्टी एक दिन अनिका के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। जब रोहित ने वो फाइल अनिका के हाथों में रखी तब अनिका भी फाइल पढ़कर ये समझ गई थी कि दरअसल स्वाति मल्होत्रा ने ही रेखा मूर्ति का नाम अपनाकर एनटीटी कंपनी की शुरुआत की थी। मगर मरने से पहले स्वाति मल्होत्रा ने एक ऐसा एग्रीमेंट बना लिया था जिससे फ्यूचर में एनटीटी कंपनी का मालिकाना अधिकार अनिका को मिले। अब अनिका के लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया था कि अगर ये सब कुछ पहले से तय था तो फिर उसके सामने इतने सालों से जो औरत रेखा मौसी बनकर एनटीटी कंपनी की देखरेख कर रही थी वो औरत कौन थी? अगर वो क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी तो वो स्वाति मल्होत्रा के साथ क्या कर रही थी? अनिका जानना चाहती थी कि जिस औरत को वो रेखा मौसी के नाम से जानती थी वो औरत कौन थी, कहाँ से आई थी और अब अगर उसे ढूंढना हो तो कहाँ मिल सकती थी। जब अनिका ये सब कुछ सोच रही थी तब एक नौकर ने अनिका से कहा, मैडम एनटीटी कंपनी से गुलशन साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। गुलशन जी का नाम सुनते ही अनिका तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे इंतजार कर रहे गुलशन जी के पास पहुंची। इससे पहले कि गुलशन अनिका को कुछ कह पाते, अनिका ने गुलशन जी से कहा, आप पहले से जानते थे ना कि वो रेखा मूर्ति नहीं है? अनिका की बात सुनकर गुलशन जी के चेहरे के रंग उड़ गए। गुलशन जी ने घबराकर अटकती हुई आवाज में अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं जानता था मैडम, और आज मैं आपको वही सारी बातें बताने के लिए आया हूँ। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि गुलशन जी पिछले कई सालों से एनटीटी कंपनी के वफादार रहे थे। ओजस भले ही कंपनी का प्रेसिडेंट था मगर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते गुलशन जी हमेशा से ही ज्यादा पावरफुल रहे थे। ये सब देखकर अनिका को पहले भी एनटीटी कंपनी में गुलशन जी की पोजीशन पर काफी शक होने लगा था। गुलशन जी वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद प्रेसिडेंट से ज्यादा रुतबा रखते थे। गुलशन जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखिए आज से 26 साल पहले की बात है। अचानक ही असली रेखा मूर्ति यानी कि स्वाति मल्होत्रा अपनी ही उम्र की एक लड़की को मेरे पास ले आई। उन्होंने मुझसे कहा कि आज के बाद मुझे उस लड़की को रेखा मूर्ति कहकर पुकारना होगा और कंपनी के मालिकाना अधिकार भी उसी लड़की के पास रहेंगे और जब वक्त आएगा एनटीटी कंपनी के सारे शेयर और सारी प्रॉपर्टीज आपके हवाले कर दिए जाएंगे, मगर तब तक मुझे उसी लड़की को रेखा मूर्ति मानकर एनटीटी कंपनी की देखभाल करनी होगी। पहले पहले तो मुझे भी उस लड़की के इरादों पर काफी शक हुआ। मुझे लगा कि शायद कभी ना कभी वो लड़की अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर कंपनी को अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी, मगर सालों बीत गए। उस औरत ने रेखा मूर्ति के रोल में अपने आप को इस तरह से ढाल लिया मानो कि वो ही रेखा मूर्ति थी। पूरी वफादारी और पूरी लगन के साथ उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। धीरे धीरे मेरे मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती गई और मैं भी उन्हें असली रेखा मूर्ति ही मानने लगा। एक और बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद गुलशन जी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई एक फाइल अनिका को थमा दी। अनिका ने जब उस फाइल को खोलकर देखा तो अनिका हैरान रह गई। रोहित जो अनिका के ठीक पीछे खड़ा था, अनिका ने वो फाइल रोहित को थमा दी। रोहित ने जब उस फाइल को खोलकर देखा
तब रोहित का एहसास हुआ कि उस फाइल में रेखा मूर्ति के कैंसर डायग्नोसिस की रिपोर्ट थे। अब अनिका और रोहित समझ नहीं पा रहे थे कि अगर रेखा मौसी के पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त ही नहीं बचा था तो फिर फिलिप बायोटेक यानी कि क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी भी जुड़े रहने का क्या मतलब हो सकता था। V16 पावर ड्रग में चमत्कारी ताकत तो थी, मगर कैंसर का इलाज V16 पावर ड्रग भी नहीं कर सकता था। कैंसर की रिपोर्ट पढ़ने के बाद रोहित और अनिका और भी ज़्यादा परेशान हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर रेखा मौसी ने ऐसा क्यों किया। उन पर किसी तरह का दबाव था या खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें किसी तरह के जाल में फंसाया था, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन इतने सालों की अपनी वफादारी को तोड़ना पड़ा और V16 पावर ड्रग चुराकर महल से भागना पड़ा। अनिका के दिलो दिमाग में कई सारे सवाल एक साथ उठ रहे थे। अनिका ने अचानक ही अपनी जेब से अपना फोन निकाला और कैलाश अधिकारी को कॉल लगा दिया। जैसे ही कैलाश ने कॉल रिसीव किया, अनिका ने कहा, अंकल, मैं आपसे एक बहुत बड़ा फेवर चाहती हूँ। वहाँ रेखा मूर्ति के महल से कोसों दूर एक वीरान हाईवे पर एक लंबी सी गाड़ी रुकी। ब्रेक लगते ही कार चला रही ड्राइवर को सर हॉर्न से जाकर टकराया और जोर से हॉर्न बजने लगा। पूरा इलाका वीरान होने की वजह से न तो किसी को कार की हॉर्न सुनाई दे रही थी और न ही कोई ड्राइवर की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। पूरा रास्ता सुनसान था। कार ने जोर से ब्रेक लगाई थी, इसीलिए पेड़ पर बैठा पंछी भी शोर मचाते हुए यहाँ वहाँ उड़ने लगे। ड्राइवर का सर स्टीयरिंग व्हील पर होने की वजह से जोर जोर से हॉर्न भी बज रही थी। दूर दर तक हॉर्न की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे ड्राइविंग सीट पर बैठी रेखा मौसी की आंखें खुली। उनकी आंखें नशे से चूर हो चुकी थी और स्टीयरिंग व्हील पर जोर से सर पटकने की वजह से उनके माथे पर हल्की हल्की खरोंच दिखाई दे रही थी। आंखें खोलकर जब रेखा मौसी ने अपने आसपास का नजारा देखा तो वो खुद हैरान हो गई। उन्हें याद नहीं था कि वह उस जगह पर कैसे पहुंची थी, वह कहाँ से भागी थी और कहाँ जा रही थी। नशे का सुरूर इतना ज़्यादा था कि रेखा मौसी बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कुछ ढंग से याद नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक ही रेखा मौसी को अपनी ही गाड़ी से आने वाली हॉर्न की आवाज़ इरिटेट करने लगी। हॉर्न की आवाज़ कानों पर पड़ते ही एक ही पल में रेखा मौसी को सब कुछ याद आ गया। वह वहाँ कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही थी, सब कुछ एक ही सेकंड में उनके दिमाग में ताज़ा हो गया। अपने आप को संभालते हुए जब स्टीयरिंग व्हील से उन्होंने अपना सर उठाया, उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल वीरान और बंजर सी जमीन से के पास मौजूद थी। तेज सांसें लेते हुए उन्होंने बैक सीट से एक वाइन की बोतल निकाली। रेखा मौसी कुछ देर तक उस वाइन की बोतल को बस देखती रही। यह वही वाइन की बोतल थी जो रेखा मौसी ने अपने सीक्रेट कमरे में छुपा कर रखी थी। उस बोतल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रेखा मौसी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट रही थी। अपने अतीत की सारी यादें रेखा मौसी के दिमाग में अचानक ताजा होने लगी। रेखा मौसी ने वाइन की बोतल को कसकर अपनी छाती से लगा लिया और उसका ढक्कन खोलकर वो एक के बाद एक वाइन की घूंट लेने लगी। कुछ देर बाद एक गहरी सांस छोड़ते हुए रेखा मौसी ने उस वाइन की बोतल पर लगा लेबल पढ़ने की कोशिश की। उस लेबल पर लिखा गया था, मेड इन 1998। ये वही साल था जब उस औरत ने, जिसे अब लोग रेखा मूर्ति के नाम से जानते थे, उसने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा था। तेज सांसें ले रही ड्राइविंग सीट पर बैठी उस औरत को वो दिन याद आया जब खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में उसके मास्टर ने उससे कहा था, आज से तुम बाहर की दुनिया में हमारे लिए काम करोगी, तुम हमारी जासूस बनकर बाहर दुनिया में हमारे लिए काम करती रहोगी। जैसे जैसे रेखा मौसी को अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद आने लगी, वैसे वैसे उसकी आंखों में जुनून और नशा बढ़ता जा रहा था। जब उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया ने रेखा मौसी से कहा था कि वह बाहरी दुनिया में जाकर उनकी जासूस बनकर रहेगी, तब उन्होंने चुपचाप अपने सरदार की बात मान ली थी। कुछ दिनों बाद स्वाति मल्होत्रा अपने साथ साथ उसे भी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की चुंगल से छुड़ा कर ले गई। कुछ ही दिनों बाद स्वाति मल्होत्रा ने एनटीटी कंपनी के उस वक्त के सीईओ गुलशन जी से मिलवाया था और उनसे कहा कि आज से पूरी कंपनी की मालकिन मेरी छोटी बहन होगी और तुम लोग इसी को रेखा मूर्ति के नाम से बुलाओगे। स्वाति मल्होत्रा के इतने प्यार और विश्वास को देखकर रेखा मौसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। स्वाति मल्होत्रा ने उन्हें एक बेबस और अबला लड़की समझकर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के चुंगल से छुड़वाया था। स्वाति मल्होत्रा उनसे उम्र में 1-2 साल बड़ी थी, मगर वह हमेशा ही सगी बहन बनकर उन्हें जिंदगी जीने के तौर तरीके सिखाती रही। एनटीटी कंपनी की सारी जिम्मेदारियां गुलशन जी को सौंपने के बाद स्वाति मल्होत्रा रेखा मूर्ति को ट्रेन करने के बिजी हो गई। बिजनेस के तरीके, किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं करना है, वह सारी बातें बारीकी से स्वाति मल्होत्रा उन्हें सिखाने लगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बड़ी बहन अपनी सगी छोटी बहन को दुनिया के जीने के तरीके सिखाती है। स्वाति मल्होत्रा एक दिन रेखा मौसी को लंदन से दूर सोकाटेलैंड ले गई।
जहां स्वाति मल्होत्रा ने रेखा मौसी को हाथों से वाइन कैसे बनाते हैं वह सिखाया था। इस वक्त रेखा मौसी के हाथों में जो वाइन थी वह वही वाइन थी जो उन दोनों ने मिलकर 27 साल पहले बनाई थी। रेखा मौसी लगातार उस वाइन की बोतल को देखती रही और एक के बाद एक वाइन की घूंट अपने गले से उतारती रही। जैसे जैसे वाइन का हर घूंट रेखा मौसी के गले से उतरता रहा, उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी पुरानी बातें याद आने लगी। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के बाद रेखा मौसी यह भूल चुकी थी कि इंसानियत क्या होती है, प्यार क्या होता है, किसी पर भरोसा, किसी पर विश्वास करना क्या होता है। स्वाति मल्होत्रा से प्यार और विश्वास पाने के बाद रेखा मूर्ति भूल चुकी थी कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें अपना जासूस बनाकर बाहरी दुनिया में रहने को कहा था। स्वाति मल्होत्रा से प्यार मिलने के बाद वह भी स्वाति मल्होत्रा की बहन बनकर वक्त गुजारने लगी। दिन महीनों में बदलते गए और महीने साल में। एक दिन अचानक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से रेखा मूर्ति को फोन आया और उसे अपने असली मकसद के बारे में याद दिलवाया गया। रेखा मौसी फिर से अपने हाथों में पकड़ी हुई वाइन की बोतल को देखने लगी। सालों पहले स्वाति ने वाइन को इस बोतल में भरते हुए कहा था कि जब हम दोनों बूढ़ी हो जाएंगे तब हम दोनों एक साथ बैठकर इस वाइन को एंजॉय करेंगे। रेखा मौसी एक बहुत ही बड़े इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रही थी। तभी अचानक उस सुनसान रास्ते पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रेखा मौसी की कार के बगल में खड़ी हो गई। उस वैन का काला शीशा उतरते ही वैन के अंदर बैठे एक मास्क पहने हुए आदमी ने रेखा से कहा, कस्टमर 1012। रेखा मौसी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रेखा मौसी ने एक गहरी सिक्योरिटी अपने लिए मंगवाई थी। वह जानती थी कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। इसीलिए एक खुफिया सिक्योरिटी का बंदोबस्त रेखा मौसी ने पहले से अपने लिए कर रखा था। ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी उन लोगों की सिक्योरिटी करती थी जो लोग लीगल तौर पर अपने लिए सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकते थे। रेखा मौसी ने एक बहुत बड़ी फीस देकर इस सिक्योरिटी एजेंसी से अपने लिए सिक्योरिटी मंगवाई थी। वाइन के नशे में धुत रेखा मौसी ने उस सिक्योरिटी गार्ड से कहा, तुम ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाओ और तुम आगे गाड़ी को चलाओ। उस आदमी को यह इंस्ट्रक्शन देने के बाद रेखा मौसी ड्राइविंग सीट से उतरकर बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मास्क पहना वह आदमी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। ठीक उसी वक्त रेखा मौसी की गाड़ी की पिछला दरवाजा भी खुला और मास्क पहना एक और सिक्योरिटी गार्ड पीछे की सीट पर आकर बैठ गया। रेखा मौसी नशे में धुत थी, इसलिए उन्होंने पीछे बैठे गार्ड पर ध्यान नहीं दिया और बगल में बैठे ड्राइवर से कहा, चलो कार ड्राइव करो। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद रेखा मौसी उस वाइन की बोतल से वाइन पीती रही। कुछ देर बाद रेखा मौसी को एहसास हुआ कि उनके इंस्ट्रक्शन के बावजूद ड्राइवर ने कार शुरू नहीं की थी। रेखा मौसी ने हैरान होकर उस ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ, क्या तुम ड्राइविंग करना नहीं जानते? तुम जानते भी हो मैंने कितने रुपए खर्च किए हैं तुम लोगों को हायर करने के लिए, और अब तुम यह कहोगे कि तुम लोगों को इतनी भारी फीस देने के बावजूद कार ड्राइविंग भी मुझे करनी होगी, तो मुझे मजबूरन तुम लोगों की कंप्लेंट करनी होगी। रेखा मौसी की धमकी सुनने के बावजूद वो ड्राइवर बिल्कुल खामोश अपनी जगह पर बैठा रहा। जब रेखा मौसी ने पीछे मुड़कर देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा था उसने वही मास्क पहन रखा था जो मास्क अनिका ब्लैक कैट बनने के बाद पहनती थी। जब उस गार्ड ने मास्क अपने चेहरे से हटाया तो रेखा मौसी उस गार्ड का चेहरा देखकर दंग हो गई। अनिका ने अपने होठ दबाते हुए कुछ देर तक रेखा मौसी के चेहरे को गौर से देखा और फिर अपना एक हाथ रेखा मौसी की सीट पर रखते हुए उनसे पूछा, कहाँ जाना है रेखा मूर्ति जी? अनिका को पीछे की सीट पर देखकर रेखा मौसी के होश उड़ गए। शराब के नशे में धुत रेखा मौसी ने अपनी आंखें झटपटाते हुए अनिका को देखा और कहा, तुम यहाँ कैसे? अपना मास्क सीट पर रखते हुए अनिका ने रेखा मौसी से कहा, आप भूल गई कि मैं ब्लैक कैट हूँ। मुझे इतना तो पता है कि आप इतने खतरनाक मिशन पर अकेली तो नहीं जा सकती, आपको जरूर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसी खुफिया सिक्योरिटी की बिजनेस में मेरी काफ़ी जान पहचान है। यह बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। रेखा मौसी ने खासतौर पर मालकोम की हिटमैन टीम से सिक्योरिटी गार्ड हायर किए थे, क्योंकि रेखा मौसी अच्छी तरह से जानती थी कि हिटमैन टीम और कैलाश अधिकारी जिसके लिए ब्लैक कैट यानी कि अनिका काम करती थी उनके बीच में काफ़ी अनबन थी। वह लोग कभी भी अपने बिजनेस क्लाइंट के बारे में कैलाश अधिकारी के ग्रुप को नहीं बताएंगे। रेखा मौसी की हैरानी पर जवाब देते हुए अनिका ने कहा, भले ही मालकोम अनिका से नफरत करता है मगर वह और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक कैट की काफ़ी इज्जत करते हैं। बस इसीलिए उन्होंने मेरे कहने पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे फॉरवर्ड कर दी। रेखा मौसी नहीं जानती थी कि ब्लैक कैट का हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना गहरा कनेक्शन था। नशे में धुत रेखा मौसी ने पीछे मुड़कर अनिका की ओर देखकर पूछा, तो अब क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ?
अनिका ने अपनी पीठ सीधी करते हुए अपने पाँव पर पाँव चढ़ाकर रेखा मौसी से कहा, आपने इतने सालों तक मेरी माँ की बनाई हुई कंपनी को इतनी ईमानदारी से संभाला है, मेरे बच्चों को इतना प्यार दिया है, अब मेरा भी फर्ज बनता है मैं आपको अपने सफर में साथ दूं। रेखा मौसी अब तक जान चुकी थी कि अनिका को उनकी असलियत के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब अनिका से कोई बात छिपाने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए अनिका के बिना पूछे ही अनिका की आंखों में देख रहे सवालों का जवाब देते हुए रेखा मौसी ने कहा, मुझे तो अब यह भी याद नहीं है कि मेरा असली नाम क्या था। 15-16 साल की लड़की थी मैं जब आखिरी बार मैंने अपना नाम किसी के मुंह से सुना था, ईसा। उसके बाद खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में लोग मुझे सिर्फ एक नंबर से याद किया करते थे। तुम्हारी माँ ने मुझे उनके चुंगल से छुड़ाया, मुझे एक नया नाम मिला, रेखा मूर्ति, और यही नाम मेरी जिंदगी बन गया। तुम्हारी माँ से मुझे इतना प्यार मिला कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल गई। मैं सचमुच अपने आप को रेखा मूर्ति समझने लगी, मगर मुझे अपने अतीत से कोई जुदा नहीं कर सकता। और यह बात मुझे तब पता चली जब खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा मुझे कॉल आया। जब उन्हें पता चला कि V16 पावर ड्रग तुमने हासिल कर लिया है, तो मुझे ऑर्डर मिला कि मुझे वह V16 पावर ड्रग किसी भी हालत में उन तक पहुंचाना होगा। अनिका पहले से यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि ईसा यानी कि रेखा मौसी दिल की बुरी औरत नहीं थी, मगर वह जानना चाहती थी कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि यह जानने के बावजूद कि अलेक्जेंडर की जिंदगी V16 पावर ड्रग से जुड़ी थी, उन्होंने V16 पावर ड्रग चुराकर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को देने का फैसला किया। अनिका यह भी जानती थी कि रेखा मौसी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी। फिर ऐसा क्या मजबूरी थी कि उन्होंने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। अनिका ने रेखा मौसी से पूछा, देखिए आपका नाम भले ही ईसा हो, मगर मेरे लिए आप हमेशा रेखा मौसी रहेंगी। बस मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि हमसे इतना प्यार करने के बावजूद आपने हमें धोखा देने का फैसला किया। अनिका के मुंह से यह शब्द सुनकर रेखा मौसी के कलेजे पर जैसे तीर चलने लगे थे। अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए रेखा मौसी ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें कमज़ोर बना सकती है। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने रेखा मौसी की बात का जवाब देते हुए कहा, परिवार। यह शब्द सुनते ही रेखा मौसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, परिवार ताकतवर इंसान को भी कमजोर और लाचार बना देता है। ना चाहते हुए भी अपने परिवार के लिए मुझे यह काम करना पड़ रहा है। मेरा परिवार उन लोगों के कब्जे में है। जीते जी भले ही मैं अपने परिवार के कोई काम ना आ सकी, मगर मरने से पहले मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ। तुम ही मुझे बताओ, अगर रोहित और आर्यन को कोई किडनैप करके ले जाता है और तुमसे कहता है कि तुम्हें उन दोनों की जान के बदले V16 पावर ड्रग उनके हवाले करना होगा, तो तुम क्या करती। रेखा मौसी की यह बात सुनकर अनिका ने भी अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जवाब बिल्कुल साफ था। अनिका को मजबूरन रोहित और आर्यन की जान बचाने के लिए V16 पावर ड्रग दुश्मनों के हवाले करना पड़ता। रेखा मौसी की आंखों से लगातार आंसू बहते चले जा रहे थे। रेखा मौसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखे। कुछ देर तक रोने के बाद रेखा मौसी ने अपना सर झुकाकर अनिका से पूछा, मैंने इतने सालों की कोशिश के बाद स्वाति के भरोसे को तोड़ दिया। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, इतने सालों तक आपने उनका भरोसा बनाए रखा, वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे अब तक मैं मेरी मरी हुई माँ के बारे में इतना तो जान चुकी हूँ कि वह दिमागी तौर पर दूसरों से काफ़ी ज़्यादा तेज थी। लोगों की सोच जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। मेरे ख्याल से सालों पहले उन्होंने इस बात को भांप लिया था कि आपके साथ एक दिन ऐसा जरूर होगा, मगर फिर भी उन्होंने आप पर भरोसा रखा, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर उस लड़की को देखा था जो उस पाप के दलदल में धकेली गई थी बिना किसी कसूर के। अनिका की बात सुनने के बाद रेखा मौसी ने सिसकियां लेते हुए अनिका से पूछा, तो अब क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ। अनिका ने मुस्कुराते हुए रेखा मौसी की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा ना आपसे, आप मेरी मौसी हैं। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में मैं इतना तो कर ही सकती हूँ कि आपके इस खतरनाक मिशन पर मैं आपका साथ दूँ। बस आपके साथ सफ़र करना चाहती हूँ। रेखा मौसी अनिका की यह बात सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अनिका से कहा, देखो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वह लोग कितने खतरनाक हैं, और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ शक्तिशाली गेंडे ने भी अब हम पर नजरें जमाई होंगी। इस मिशन पर जाना बेहद खतरनाक है, और तुम्हारे लिए यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इसे पूरा भी मैं ही करूंगी। मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। रेखा मौसी की इस बात पर जवाब देते हुए अनिका ने कहा,
जान तो खतरे में पड़ चुकी है। अब देखना यह है कि मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मुझे कितनी जानें लेनी पड़ेंगी। अनिका के चेहरे के हाव भाव देखकर रेखा मौसी समझ चुकी थी कि अनिका पलटने वाली नहीं थी। अनिका के स्वभाव को रेखा मौसी कई सालों से जानती थी। एक बार अगर अनिका ने किसी चीज को अपना लक्ष्य बना लिया तो वह कभी उस लक्ष्य से अपनी नजरें नहीं हटाती थी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर अनिका ने तेजी से कार चलाना शुरू कर दिया। रेखा मौसी अनिका को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका रुकने वाली नहीं थी। अनिका की कार के पीछे पीछे एक और कार आ रही थी जिसमें अनिका के कुछ आदमी बैठे थे। वो तेजी से कार चला रही थी। अनिका को रेखा मौसी बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी वो इतना बड़ा खतरा अपने सर पर ना ले, मगर अनिका रेखा मौसी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। एक के बाद एक गियर शिफ्ट करते हुए अनिका अपनी कार की स्पीड बढ़ाती रही। तभी अनिका का एक हाथ पकड़कर रेखा मौसी ने कहा, रुक जाओ अनिका, मैं जानती हूँ अलेक्जेंडर को बचाने के लिए तुम्हें V16 पावर ड्रग का डोज चाहिए, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। ये कहने के बाद रेखा मौसी ने उस मेटल बॉक्स से एक डोज की शीशी बाहर निकालते हुए अनिका से कहा, जाओ ये डोज ले जाओ और ये मामला यहीं ख़त्म कर दो। मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही तेजी से कार चला रही अनिका ने रेखा मौसी से कहा, माफ़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको कभी किसी चीज़ के लिए गुनहगार माना ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपने मजबूरी में आकर V16 पावर ड्रग को चुराया है। अगर आप मजबूर ना होती तो ऐसा कभी नहीं करती। बच्चों के लिए आपकी आंखों में मैं पहले ही प्यार देख चुकी हूँ। अनिका की बात सुनते ही रेखा मौसी ने अपनी नजरें झुका ली और अपना हाथ नीचे करते हुए दबी हुई आवाज में उन्होंने अनिका से कहा, नहीं, तुम शायद नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे साथ इसलिए इतना अच्छा सलूक किया था क्योंकि मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती थी, ताकि एक दिन तुम्हारे उसी भरोसे का फायदा उठाकर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन पूरा कर सकूं। मैं हर वक्त उनके मिशन पर थी। मैं उनकी जासूस बनकर तुम्हारी जिंदगी में आई। तुम्हारी माँ ने मुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया, मगर मैं उसके विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई। ये कहने के बाद रेखा मौसी ने फिर से उस वाइन की बोतल को अपने मुंह से लगा लिया और वाइन के बड़े बड़े घूंट लेने लगी। तभी अनिका ने उस वाइन की बोतल को रेखा मौसी के हाथों से छीनकर अपने हाथों में लेते हुए कहा, बस कीजिए, अब आप और नहीं पिएंगी और उस V16 पावर ड्रग की शीशी मेटल बॉक्स के अंदर वापस रख दीजिए। ज्यादा देर तक उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना सही नहीं है, उस ड्रग की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हालांकि रेखा मौसी भी अच्छी तरह से जानती थी कि ज्यादा देर तक उस V16 पावर ड्रग की शीशी को बाहर रखना सही नहीं होता। इसीलिए फिर से V16 पावर ड्रग को उस मेटल बॉक्स के अंदर रखते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, क्यों कर रही हो तुम यह सब कुछ, जब मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हें V16 पावर ड्रग के एक डोज की जरूरत है, वो मैं तुम्हें दे रही हूँ, वो लेकर जाओ और हमेशा हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दो। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही हो? इस बात पर अनिका ने जवाब देते हुए कहा, आपको क्या लगता है अगर आप एक V16 पावर ड्रग का डोज उन तक ले जाएंगे तो वो लोग आपको जिंदा छोड़ देंगे? अपनी आंखें बंद करके अपना एक हाथ डैशबोर्ड पर मारते हुए रेखा मौसी ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे साथ जो होना है वही मेरी किस्मत में लिखा है और फिर मैं यही डिजर्व करती हूँ। मैंने तुम्हारी माँ के साथ जो किया है, तुम्हारे साथ जो किया है, उसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम मेरी फिक्र मत करो। रेखा मौसी की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, इतने सालों तक आपने मेरी जान बचाए रखी, आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए जो कुछ भी किया है उन एहसानों का बदला तो मुझे चुकाना ही होगा। आपकी जान पर किसी भी तरह का खतरा मैं नहीं देख सकती, इसीलिए उस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मुझे आपके साथ आना ही होगा। और आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं अनिका बनकर आपके साथ नहीं आऊंगी, आपके साथ होगी इस दुनिया की सबसे मशहूर और खतरनाक सिक्योरिटी एजेंट ब्लैक कैट। ये कहते हुए अनिका ने ब्लैक कैट का मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया। रेखा मौसी समझ चुकी थी कि अब अनिका के साथ ज्यादा बहस करना बिल्कुल फिजूल था, इसीलिए अनिका को अलर्ट करते हुए रेखा मौसी ने कहा, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी आसानी से अपनी जिद छोड़ने वाली नहीं हो, मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि शक्तिशाली गेंडे के साथ साथ खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के भी तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल और खतरों से भरा होने वाला है, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। रेखा मौसी की बात सुनते ही तेज कार चला रही अनिका ने पीछे से एक छोटा सा ब्लैंकेट एक बैग से निकाला और एक रेखा मौसी को थमाते हुए कहा, आप कई घंटों से सोई नहीं हैं, आपने आराम नहीं किया है। इतने नशे की हालत में अगर नींद पूरी नहीं हुई तो आपके हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर हो सकता है। कुछ देर के लिए आंखें बंद कीजिए और सो जाइए। ये कहते हुए अनिका ने अपने एक हाथ से वो ब्लैंकेट रेखा मौसी को ओढ़ा दिया। नशे में धुत रेखा मौसी के सिर पे जैसे ही अनिका ने हाथ रखा, उनकी आंखें बंद हो गई। देखते ही देखते रेखा मौसी गहरी नींद में सो गई। जब रेखा मौसी की आंखें खुली तब 5 घंटे बीत चुके थे। उन्हें लग रहा था जैसे कि उनकी सदियों की बाकी नींद
उन्होंने इस 5 घंटे में पूरी की थी। वो शारीरिक और मानसिक तौर पर काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। रेखा मौसी ने धीरे धीरे रियलाइज किया कि गाड़ी एक जगह पर रुक चुकी थी। जब रेखा मौसी ने अपने चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर देखा तो उन्हें कार से कुछ मीटर दूर पर एक टोल नाका दिखाई दे रहा था। उस टोल नाका पर खड़े हुए कुछ लोग बड़े ही ध्यान से रेखा मौसी और अनिका की कार की ओर देख रहे थे। उनमें से 3-4 लोग धीरे धीरे चलकर कार के पास आ रहे थे। अनिका ने अपना सीट बेल्ट उतारते हुए रेखा मौसी से कहा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग टोल नाका पर काम करने वाले लोग हैं, कुछ गड़बड़ है। जब तक मैं ना कहूँ आप कार से मत उतरिएगा। इससे पहले कि रेखा मौसी कुछ सोच पाती या समझ पाती, कार के पास आए 3-4 लोगों में से एक ने अनिका की साइड का कांच खटखटाते हुए अनिका को कांच नीचे उतारते हुए इशारा किया। वो लोग बाहर से जोर जोर से अनिका को कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर कांच बंद होने की वजह से अनिका को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि अनिका कांच खोलती, अनिका की नज़र बाहर खड़े आदमियों में से एक के कोट पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोट के अंदर एक बड़ी सी राइफल गन छुपा रखी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो लोग सचमुच टोल नाका पर काम करते थे तो वो इस तरह से अपने हथियार कभी छुपाते नहीं। कोर्ट के अंदर राइफल गन छुपाने का मतलब था कि वो लोग अनिका की कार के पास किसी और मकसद से आए थे। उन लोगों को देखकर अब रेखा मौसी भी समझ गई थी कि वो लोग कोई टोल नाका पर काम करने वाले नॉर्मल लोग नहीं थे, बल्कि किसी खास मकसद से उनकी कार के पास आए थे। जब बाहर खड़े लोगों को रियलाइज हुआ कि अनिका इतनी आसानी से कांच नीचे नहीं करने वाली थी, तो वो लोग जोर जोर से खिड़की के कांच को पीटने लगे। अनिका ने देखा कि टोल नाका की कैबिन के पास और 15 लोग पिलर के पीछे छुपे खड़े थे। उन लोगों को देखते ही अनिका ने जोर से एक्सीलेटर पर पांव रखा और तेजी से कार लेकर टोल नाका की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही अनिका ने अपनी गाड़ी टोल नाका की ओर आगे बढ़ाना शुरू किया, पीछे खड़े लोगों ने अपनी अपनी गन से अनिका की कार पर फायर करना शुरू कर दिया। उन लोगों को लगा था कि अनिका टोल नाका तोड़कर भागने की कोशिश करेगी, मगर जैसे ही गाड़ी टोल नाका के पास पहुंची, अनिका ने जोर से ब्रेक लगाई और स्टीयरिंग घुमा दिया। अचानक ब्रेक लगने की वजह से कार टेढ़ी होकर गोल गोल चक्कर लगाने लगी और ठीक टोल नाका के गेट पर जाकर खड़ी हो गई। कार पूरी तरह से टोल नाका के दरवाजे को ब्लॉक करके खड़ी हो थी। जो 15 लोग पिलर के पीछे छुपे थे, वो लोग भी बाहर आ गए। तभी अनिका ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपना एक पाँव नीचे रखा। ब्लैक बूट, ब्लैक आउटफिट और ब्लैक मास्क में अनिका को कार से नीचे उतरता हुआ देखकर वो गुंडे हैरान रह गए। वो ये समझ रहे थे कि अनिका कार को तेजी से दौड़ाकर उनसे बचकर भाग निकलना चाहती थी, मगर इस तरह अनिका को कार से उतरते हुए देखकर वो लोग समझ गए थे कि अनिका ने कार को टोल नाका के दरवाजे पर इसलिए इस तरह से ब्लॉक किया था ताकि वह गुंडे वहां से भाग न पाए। कार का दरवाजा बंद करते ही अनिका ने बड़े ही कैजुअली उन गुंडों की ओर देखकर आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो तुम लोग अपने हथियार नीचे रख दो और सरेंडर कर दो, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वो गुंडे अनिका की धमकी सुनकर काफी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। एक अकेली लड़की सामने हथियार बंद लोग, मगर फिर भी लड़की इतनी कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि उसने उन लोगों को चारों ओर से घेर लिया था। जब उन्होंने पीछे नजर घुमाकर देखा तो अनिका के साथियों की कार से 3-4 लोग कार से उतरे। गुंडे अभी भी हैरान थे कि इतने से लोग लेकर अनिका इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बात कर सकती थी। गुंडों के लीडर ने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, सबको मार दो, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि रेखा मूर्ति मुझे जिंदा चाहिए। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही वो सभी गुंडे दौड़कर अनिका की ओर आगे बढ़ने लगे। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरियों से और हॉकी स्टिक से अनिका पर अटैक कर सके, मगर जैसे ही उन गुंडों ने अनिका पर अटैक करने की कोशिश की, अनिका ने एक गुंडे की छाती पर इतनी जोर से लात मारी कि वो अपने पीछे खड़े 3 गुंडों के साथ हवा में उछला और कुछ फीट दूर जाकर गिरा। जब उसके साथियों ने उसे जमीन से उठाने की कोशिश की, तब उन्हें एहसास हुआ कि उसकी सांसें रुक चुकी थी। छाती पर पड़ी लात का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वही के वही उस गुंडे की जान निकल गई थी। गुंडों का लीडर अनिका की स्ट्रेंथ को देखकर हैरान रह गया। दुबली पतली सी दिखने वाली एक लड़की के अंदर इतनी ताकत हो सकती थी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने कुछ साथियों को आगे बढ़ने का इशारा करते हुए उसने कहा, मार दो इस लड़की को, मुझे अभी इसी वक्त उसकी लाश देखनी है। जैसे ही उसके आदमियों ने अनिका पर हमला करने के लिए अपनी बंदूकें उठाई, अनिका तेजी से छलांग लगाकर उन गुंडों के पास आई और वो गुंडे कुछ सोच सके या समझ सके उसके पहले अनिका ने एक के बाद एक उनके हाथों से बंदूकें छीन लिया और बंदूकों को इतनी दूर फेंक दिया कि वो गुंडे जल्दी से वापस उन बंदूकों तक पहुंच ना पाए।
गुंडों के लीडर ने अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और अनिका पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो चाकू से अनिका पर वार कर पाता उससे पहले अनिका ने उसका हाथ पूरी तरह से मरोड़ कर रख दिया। वो गुंडों का लीडर इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज़ से उसके साथी डरकर अनिका से अपने अपने कदम पीछे हटाने लगे। अनिका एक के बाद एक लातों और गुस्सों से हर गुंडे को इतनी जोर जोर से पीटते रही कि कुछ ही देर में उस टोल नाका पर उन गुंडों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। लगभग 2 मिनट बीत चुके थे। सारे के सारे गुंडे जमीन पर पड़े तड़फ रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि अभी अभी टोल नाका पर आंधी आई थी या तूफान। किसी लड़की के अंदर इतनी ताकत हो सकती है, ये उनकी सोच समझ के बाहर थी। टूटी हुई हड्डियों और दर्द के मारे चीख रहे गुंडों को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उन्हें किसी इंसान ने मारा था या कोई उनके ऊपर बुलडोजर चला गया था। अपना एक हाथ पकड़कर जमीन पर दर्द से तड़प रहे गुंडों के लीडर के बाल पकड़कर अनिका ने उससे पूछा, बताओ किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? गुंडों का लीडर दर्द से तड़प रहा था, मगर फिर भी भटकती हुई आवाज़ में उसने अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, चाहे तुम मेरी जान ले लो तब भी मैं यह नहीं बताऊंगा कि मुझे यहाँ पर किसने भेजा है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किलर इतनी आसानी से सुपारी देने वाले का नाम नहीं बताते थे, मगर वो गुंडों का लीडर ये नहीं जानता था कि इस वक्त उसका पाला जिससे पड़ा था वो दुनिया की सबसे खतरनाक सिक्योरिटी एजेंट ब्लैक कैट थी। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुद इंटरपोल भी मानती थी कि खतरनाक से खतरनाक गुंडों के मुंह से अगर गहरे राज उगलवाने हो तो इस काम के लिए ब्लैक कैट सबसे बेहतर होती थी। गुंडों के लीडर को अनिका ने बालों के साथ जमीन पर ही घसीटना शुरू कर दिया। जब अनिका घसीटते हुए उसे टोल नाका के कैबिन में ले गई, तब अनिका ने देखा कि टोल नाका पर काम कर रहे लोगों को रस्सी से एक कोने में बांधा गया था। उनके मुंह के अंदर कपड़ा ढूंसा गया था। गुंडों के लीडर को एक कोने में पटकने के बाद अनिका ने टोल नाका पर काम करने वाले कर्मचारियों को छुड़वाया। वो सारे लोग भी अनिका को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे। एक लड़की 20 खतरनाक लोगों का मुकाबला कर सकती थी, ये देखकर उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। तभी अनिका ने उन लोगों से कहा, क्या मैं कुछ देर के लिए आपका कैबिन यूज कर सकती हूँ? कोने में दर्द से तड़प रहा गुंडे का लीडर अनिका की ये बात सुनकर हैरान हो गया। टोल नाका पर काम करने वाले लोग काफी डरे सहमे लग रहे थे, मगर अनिका का इशारा मिलते ही वो लोग धीरे धीरे एक एक करके कैबिन से बाहर निकल गए। जमीन पर गिरा गुंडा समझ गया था कि सामने खड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया सिक्योरिटी एजेंट ब्लैक कैट उसे कितना फिजिकली टॉर्चर देने वाली थी। कैबिन का दरवाजा बंद होने के बाद कैबिन के बाहर टोल नाका पर काम करने वाले लोग बेसब्री से फिर से दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक ही उनके कानों पर उस गुंडे के लीडर की जोर जोर से चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आने लगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को इतना ज़्यादा दर्द से तड़पकर चिल्लाते चीखते हुए नहीं सुना था। हालांकि वो सभी लोग जानते थे कि अंदर जिस गुंडे की पिटाई हो रही थी वो उसी के लायक था। अभी कुछ देर पहले उस गुंडे और उसके साथियों ने टोल नाका पर काम करने वाले लोगों के साथ काफ़ी बदसलूकी की थी और उन्हें डरा धमकाकर मार पीट कर रस्सी से बांध दिया गया था। उनके मुंह में कपड़ा ढूंस दिया गया था ताकि वो लोग चिल्लाकर मदद के लिए किसी को बुला ना सके। जिस आदमी ने उन पर इतने अत्याचार किए थे, फिलहाल उन लोगों को उसी आदमी पर दया आ रही थी। अपने बॉस की चीखती हुई आवाज़ सुनकर जमीन पर दर्द से तड़प रहे गुंडों की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। जिस बॉस को उन्होंने जिंदगी भर एक शेर बनकर घूमता हुआ देखा था, आज वो एक भीगी बिल्ली की तरह एक शेरनी के हाथों पिटाई खा रहा था। कैबिन के अंदर अनिका से पिट रहे गुंडे के लीडर ने अचानक अपने हाथ जोड़ते हुए अनिका से कहा, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो मेरी माँ, मुझसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता। तुम्हें जो कुछ भी जानना है मैं सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ सच सच बताता हूँ। उस गुंडे की बात सुनने के बाद अनिका ने बड़े ही कैजुअली अपने पास पड़ी हुई चेयर पर उठाई और उस पर बैठते हुए गुंडे से कहा, चलो अब बताओ तुम्हें किसने भेजा है? गुंडों के लीडर ने जोर से सांस लेते हुए अनिका से कहा, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, उन्हें खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे उनका ऑफिशियल नाम फिलिप बायोटेक है। उन्हीं लोगों ने मुझे यहाँ रेखा मूर्ति को जिंदा पकड़कर लाने के लिए भेजा है। इससे ज़्यादा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। बस मुझे और मत मारो, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अनिका को ये कहने के बाद वो गुंडा लगभग बेहोश हो गया। अनिका ने अपने हाथ झटकते हुए उस गुंडे से कहा, हाँ वैसे मुझे तो पहले से पता था
कि ये काम जरूर उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का है। अनिका की बात सुनते ही जमीन पर गिरे उस गुंडे की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, अरे मेरी माँ, अगर तुम्हें पहले से ही यह सब कुछ पता था तो मुझे इतना मारने की जरूरत क्या थी? अनिका ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर एक तमाचा मारा और कहा, जस्ट कन्फर्म कर रही थी। इसके बाद अनिका ने गुंडों के लीडर की जेब से उसका फोन निकाला और फोन उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, चलो अपने मालिक को फोन लगाओ। कुछ देर बाद अनिका अपने हाथ झटकती हुई कैबिन से बाहर निकली। कैबिन के अंदर जमीन पर पड़ा गुंडों का लीडर अनिका को हैरानी से देख रहा था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि बाहर खड़े टोल नाका पर काम करने वाले कर्मचारियों ने जब उसे देखा तब उसका चेहरा नजर आते ही उन लोगों ने अपना मुंह फेर लिया। अनिका ने एक स्टाफ मेंबर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, काम फिर से शुरू करो। इससे पहले कैबिन की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेना। कोई भी कचरा पड़ा मिले तो उसे कचरे के डिब्बे में डाल देना। वो स्टाफ मेंबर अनिका की बात अच्छी तरह से समझ गया था। उसने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, जी मैडम, आपके जाने के बाद ही पुलिस को फ़ोन लगाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। उस मामूली से लग रहे टोल नाका पर काम करने वाले कर्मचारी की पीठ थपथपाते हुए अनिका ने कहा, मुझे इंटेलिजेंट लोग पसंद है, बहुत तरक्की करोगे। उसे शाबाशी देने के बाद अनिका अपनी कार की ओर आगे बढ़ने लगी। जब अनिका ने अपनी कार का दरवाजा खोला, अनिका ने देखा कि रेखा मौसी बड़ी ही हैरानी से अपने फ़ोन की ओर देख रही थी। रेखा मौसी के फ़ोन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा था। रेखा मौसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉल आंसर करे या ना करे। अनिका ने जब वो नंबर देखा तो वो नंबर उसे जाना पहचाना लगा। अनिका ने रेखा मौसी को इशारे से कहा कि वो फ़ोन कनेक्ट करे। अनिका का इशारा मिलते ही रेखा मौसी ने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही स्पीकर फोन पर क्रिस्टोफर की आवाज़ अनिका और रेखा मौसी को सुनाई देने लगी। क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी से कहा, तो कैसी है हमारी स्पेशल एजेंट? काफ़ी सालों से हमारी जासूस बनकर काम कर रही हो। अब चलो मुलाकात करने का वक्त आ गया है। अभी अभी मेरे आदमी ने मुझे फ़ोन पर बताया कि V16 पावर ड्रग तुम्हारे कब्जे में है और तुम उसके साथ ही हो। अभी मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, तुम उस एड्रेस पर चली आना। मैंने इस वक्त अपने जिन आदमियों को वहाँ भेजा है उन्हें वहीं रहने देना। मैं अभी जो एड्रेस भेजूंगा उस पर तुम अकेली चली आना। वहाँ मेरा एक आदमी तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। मगर हाँ, चालाकी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। वैसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम हमारी बेहद वफादार जासूस हो, मगर तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स मेरे कब्जे में हैं। तुम्हारी हर गलती के बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। चलो पहले गिफ्ट क्या दूंगा ये तय कर लेते हैं। तुम्हारी बहन का एक हाथ कैसा रहेगा? क्रिस्टोफर की बात सुनते ही रेखा मौसी ने स्पीकर पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। रेखा मौसी की बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी को एक एड्रेस मैसेज कर दिया और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जब अनिका ने वो मैसेज देखा और कार शुरू की तब अचानक अनिका के मोबाइल फ़ोन पर क्रिस्टोफर का नंबर फ्लैश होने लगा। जब अनिका ने कॉल रिसीव किया तो हंसते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, कैसा लग रहा है? अब सब कुछ हार कर तुम्हारे हाथों से तो बहुत कुछ निकल गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपनी रेखा मौसी से बचकर रहना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। तुम्हें गलत लोगों पर विश्वास करके क्या मिला? खैर, अब तो अपने बेटे अलेक्जेंडर को बचाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा V16 पावर ड्रग बहुत जल्द मेरे पास होगा। मेरी जो वफादार जासूस है वो उसे मेरे पास लेकर आ रही है। वैसे अभी भी मेरी एक ऑफर तुम्हारे लिए खुली है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो मैं एक V16 पावर ड्रग का डोज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस बदले में तुम्हें मुझे अपना मालिक कहकर बुलाना होगा और तुम्हें मेरी नौकरी करनी होगी। वैसे ये सौदा तुम्हारे लिए वायदे का होगा, मगर फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम कितनी सरफिरी हो। किसी के नीचे काम करना तुम्हें पसंद नहीं है, मगर क्या तुम अपने बेटे की जान से ज़्यादा अपने ईगो से प्यार करती हो? ये देखने वाली बात है। कुछ देर बाद अनिका कार ड्राइव करके वहाँ से निकल गई। लगभग आधा घंटा बीत गया जब कुछ पुलिस ऑफिसरों के साथ भूमिका उस टोल नाका पर पहुंची। जब भूमिका टोल नाका पर पहुंची तब उसने देखा कि सारे गुंडे रास्ते के कोने में बैठे थे। सभी लोगों के हाथ पांव बुरी तरह से कांप रहे थे। सब लोगों के चेहरे पर एक खौफ नजर आ रहा था। गुंडों का लीडर काफी बुरी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसे देख देखकर उसके आदमियों की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जब भूमिका वहां पहुंची तब भूमिका ने एक गुंडे से कहा, क्या हुआ यहाँ पर? सब कुछ साफ साफ बताओ। उस गुंडे ने भूमिका के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें ले जाओ यहाँ से और हमें जेल के अंदर बंद कर दो। हम सबको जेल में बंद कर दो।
हमें एक लंबी सजा सुना दीजिए। मैं तो कहता हूँ हम सबको फांसी पर चढ़ा दो, मगर प्लीज हमें किसी भी तरह यहाँ से ले जाओ। उस गुंडे की हालत बेहद खराब थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। उसे रोते हुए देखकर उसके साथी भी जोर जोर से रोने लगे और सभी लोग एक के बाद एक भूमिका के पैरों में आकर गिरने लगे और अपने आप को भूमिका के साथ ले जाने की दरख्वास्त करने लगे। भूमिका ने सबको शांत करते हुए उनमें से एक को उठाकर कहा, अब ज्यादा नाटक करना बंद करो वरना एक लगा कर दूंगी। चलो चुपचाप मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ है। उस आदमी ने लेटे हुए भूमिका से कहा, अरे हम तो सालों से इस धंधे में हैं। किसी से सुपारी लेना, किसी को डरा धमका कर किडनैप कर लेना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। मगर आज सुबह जब हम काम के लिए निकले तब हमें पता नहीं था कि आज हमारी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन होगा। हमें काम सौंपा गया था कि हम रेखा मूर्ति जी को एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने तक पहुंचाए। मगर जैसे ही हम अपना काम पूरा करने वाले थे, पता नहीं कैसे एक लड़की जो रेखा मूर्ति की बॉडीगार्ड थी, उसने हम सबको इतनी बुरी तरह से पीटा कि हम अपने होश खो बैठे। उस आदमी की बात सुनकर भूमिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। कहीं ना कहीं भूमिका ने भी यह बात पहले भी अपने मन में सोच रखी थी कि रेखा मौसी V16 पावर ड्रग को महल से चुराकर भागी होगी तो अनिका जरूर उनके पीछे V16 पावर ड्रग हासिल करने के लिए गई होगी। मगर भूमिका ये नहीं जानती थी कि रेखा मौसी और अनिका इस वक्त कहाँ थे। इसीलिए जब भूमिका को ये खबर मिली कि हाईवे के टोल नाका पर बेहद खतरनाक मारपीट हुई है तो भूमिका पुलिस के साथ वहां चली गई और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। उस आदमी के कहने के मुताबिक अनिका ने ही उन लोगों को मारा होगा। भूमिका ने उस रोते हुए गुंडे से पूछा, अच्छा मुझे बताओ कि वो लड़की किस तरफ गई है। जैसे ही भूमिका के मुंह से उस आदमी ने ये बात सुनी, उस आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रोते हुए भूमिका से कहा, ये सवाल मत पूछिए, हमें प्लीज ये सवाल मत पूछिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, चाहे तो हम सबको फांसी पर चढ़ा दो, मगर ये सवाल मत पूछो। उस लड़की के जाने के बाद एक आदमी यहाँ पर आया, उसने भी हमसे यही सवाल किया, मगर हम सचमुच नहीं जानते कि वो लड़की किस तरफ गई है। हमने जब ये उसे बताया तो वो हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उस आदमी ने हमें इतनी बुरी तरह से पीटा कि हम सबके शरीर से जान निकल गई। ये देखो हमारे बॉस की क्या हालत की कर दी है उस आदमी ने। पहले उस लड़की ने हमारे बॉस को अधमरा छोड़ा था और इस आदमी ने तो आकर बची खुची जान भी निकाल ली। हम सचमुच नहीं जानते वो लड़की किस तरफ गई है। उस आदमी की बात पर हैरान होते हुए भूमिका ने उस आदमी का रोना रोकते हुए कहा, एक मिनट, रोना बंद करो। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पहले तो एक लड़की ने बुरी तरह से मारा और उसके जाने के बाद यहाँ दोबारा कोई आदमी आया था जिसने फिर से तुम लोगों को बुरी तरह से मारा। उस आदमी ने रोती हुई आवाज में भूमिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, अरे वो आदमी नहीं, शैतान था, शैतान। उस गुंडे की बात सुनकर भूमिका भी हैरान रह गई। भूमिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कौन हो सकता था जो अनिका के जाने के बाद यहाँ पर आया था और जिसने इतनी बुरी तरह से इन लोगों की पिटाई की थी। कुछ देर अपने दिमाग पर जोर लगाने के बाद भूमिका के सामने सारी बातें क्लियर होने लगी। अंडरवर्ल्ड में ये बात पहले से फैल चुकी थी कि रेखा मूर्ति अपने ही महल से कोई कीमती चीज चुराकर भागी थी, मगर अंडरवर्ल्ड में अब तक यह बात नहीं पहुंची थी कि रेखा मूर्ति ने अपने ही महल से जो चीज चुराई थी वो V16 पावर ड्रग था। मगर एक आदमी था जिसे ये सब कुछ अच्छी तरह से पता था और जो खुद V16 पावर ड्रग हासिल करना चाहता था और उसका नाम था शक्तिशाली गेंडा। भूमिका जान चुकी थी कि शक्तिशाली गेंडे ने ही यहाँ पर आकर इन लोगों की पिटाई की होगी। इसका मतलब साफ था कि इन लोगों को पीटने के बाद शक्तिशाली गेंडा V16 पावर ड्रग पाने के लिए भागा होगा। हालांकि भूमिका भी सभी बातों को लेकर श्योर नहीं थी। रेखा मूर्ति के साथ जो लड़की आई थी वो सचमुच अनिका ही थी या नहीं, ये बात भी भूमिका पक्का यकीन के साथ नहीं कह सकती थी। भूमिका ये भी पक्का यकीन के साथ नहीं कह सकती थी कि जो आदमी रेखा मूर्ति के जाने के बाद यहाँ पर पहुंचा था वो शक्तिशाली गेंडा ही था या कोई और। मगर भूमिका इतना जरूर जान चुकी थी कि अगर वो V16 पावर ड्रग की ओर आगे बढ़ रहा है तो शक्तिशाली गेंडे के कदम उसे बहुत जल्द रोकने होंगे। भूमिका शक्तिशाली गेंडे का पीछा करने के लिए अपने कुछ खास ऑफिसर्स के साथ वहां से आगे बढ़ने लगी। भूमिका को वहां से जाता हुआ देखकर जमीन पर बैठे दर्द से तड़प रहे गुंडों ने भूमिका को रोकते हुए कहा, अरे मैडम कहाँ जा रही हैं? अब तो हमें अरेस्ट कर लो, हमें जेल में डाल दो। उन गुंडों को इस तरह तड़पता हुआ देखकर भूमिका ने कहा, हाँ वो दरअसल हम तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पर यह हाथापाई हुई है वो एरिया हमारे अंडर में नहीं आता। अभी कुछ देर में कुछ और पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आएंगे और तुम्हें अरेस्ट करके ले जाएंगे। गुंडों को ये कहने के बाद भूमिका अपने ऑफिसर्स के साथ शक्तिशाली गेंडे का पीछा करने के लिए वहां से निकलने लगी।
गुंडे पीछे से चीखते चिल्लाते रहे, भूमिका को रिक्वेस्ट करते रहे कि वो वहां से ना जाए और उन्हें अरेस्ट करे। जमीन पर लेटे गुंडों के लीडर को अब डर था कि अगर उनके साथियों के साथ कुछ देर और टोल नाका पर रहा तो कुछ और लोग भी आकर उसे बिल्कुल उसी तरह पीट कर चले जाएंगे जिस तरह अनिका और उस अनजान आदमी ने पीटा था। और इस बार अगर किसी ने इस तरह उन लोगों की पिटाई की तो उनका मरना तय था। अनिका का उस टोल नाका से निकले 1 घंटा हो चुका था और अनिका की तेज ड्राइविंग की वजह से उसने काफी डिस्टेंस कवर कर लिया था। अनिका भले ही तेज गाड़ी चला रही थी मगर वो काफी रिलैक्स लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका हवा को चीरती हुई गाड़ी चला रही थी। बगल में बैठी रेखा मौसी अनिका को इस तरह ड्राइव करते हुए देखकर काफी हैरान थी, मगर वो जानती थी कि दुनिया में अनिका को अगर कोई भी काम दिया जाए तो वो उसमें सबसे अव्वल ही होगी। अनिका का एक हाथ स्टेयरिंग व्हील पर था और एक हाथ अनिका ने अपने माथे पर रखा था। अनिका को देखकर रेखा मौसी समझ गई थी कि अनिका किसी गहरी सोच में थी, मगर वो अनिका को इसके बारे में पूछकर उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। बाहर मौसम काफी साफ था, हल्के हल्के बादल छाए थे और गाड़ी हरे भरे पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। अचानक ही रेखा मौसी अपनी सीट से मुड़ी और बैक सीट पर रखी एक बैग से वाइन की एक बड़ी बोतल निकालने लगी। जैसे ही रेखा मौसी ने बोतल का ढक्कन खोला, अनिका ने एक हाथ से रेखा मौसी के हाथों को वाइन की बोतल छीन ली। रेखा मौसी ने फिर से अनिका के हाथों से वाइन की बोतल अपने हाथों में लेने की कोशिश की, मगर अनिका ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे करके वाइन की बोतल को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। रेखा मौसी ने ये देखकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह शराब जाया मत करो। रास्ते में पता नहीं कब वाइन शॉप आएगी, मेरे पास लिमिटेड स्टॉक है। खिड़की का शीशा बंद करते हुए अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रेखा मौसी से कहा, देखिए अब आपको शराब पीने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल शराब नहीं पिएंगी। अनिका की इस बात का पलटवार जवाब देते हुए रेखा मौसी ने कहा, अरे वाह, क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह से मुझ पर दादागिरी क्यों कर रही हो? आज के पहले तो तुमने कभी भी मेरे शराब पीने पर इतना एतराज नहीं जताया है, फिर आज अचानक क्या हो गया है? अनिका ने अचानक ही अपना चेहरा रेखा मौसी की ओर घुमाया और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आज के पहले मैं यह नहीं जानती थी कि आप कैंसर के लास्ट स्टेज पर जिंदगी और मौत के बीच झूला झूल रही हैं। अनिका की ये बात सुनकर रेखा मौसी हैरान रह गई। वो नहीं जानती थी कि अनिका को किस तरह से पता चला था कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर थी, मगर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, जब पता ही है कि बहुत जल्द सफर पूरा होने वाला हो तो फिर सफर का मजा लेना ही सबसे बेहतर चॉइस होता है। अनिका ने फिर से अपनी नजरें रास्ते पर टिका दी और कैजुअली रेखा मौसी से कहा, आपसे किसने कह दिया कि आपका सफर पूरा होने वाला है? अभी तो बहुत जीना है आपको। अनिका की ये बात सुनकर रेखा मौसी से हंसी छूट गई। अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, अरे कौन से ख्वाब देख रही हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम इस दुनिया की बेहतरीन डॉक्टर्स में से एक हो, मगर मुझे नहीं लगता कि अब तक इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढ पाया है। इसीलिए यह सारे ख्वाब देखना छोड़ दो और मुझे शराब पीने दो। इस बार अनिका ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए रेखा मौसी से कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना चुपचाप वहीं पर बैठी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिका को इस तरह डांटते हुए देखकर रेखा मौसी को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी माँ उसे जिद करने पर डांट रही थी। रेखा मौसी भी कुछ देर तक मुंह फुलाकर बैठी रही। फिर कुछ देर ड्राइव करने के बाद अनिका ने रेखा मौसी के हाथ पर हाथ रखकर कहा, क्या आपको भूख लगी है? क्या आप खाना खाना चाहती हैं? रेखा मौसी ने बिना अनिका की ओर देखे हाँ में अपना सर हिला दिया। उनके रिएक्शन देखकर अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद हाईवे पर एक बहुत ही छोटी सी रेस्टोरेंट दिखाई दी। अनिका ने उस रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की और रेखा मौसी को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। रेस्टोरेंट लगभग खाली थी। अनिका और रेखा मौसी को वहां आता हुआ देखकर रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद रेस्टोरेंट के स्टाफ ने अनिका से कहा, गुड आफ्टरनून मैडम, कहिए क्या खाएंगी आप? क्या पहले चाय या कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स भेजो टेबल पर? अनिका के लिए चाय ऑर्डर की और रेखा मौसी ने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद अनिका मेनू में वहाँ सर्व की जाने वाली तमाम डिशेज पढ़ने लगी, मगर अनिका को उनमें से कोई भी चीज़ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। रेखा मौसी अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका चाहे कितनी भी मॉडर्न लड़की हो, मगर खाना वो इंडियन ही पसंद करती थी और इस रेस्टोरेंट के मेनू पर जो भी खाना था वो ज़्यादा करके यूरोपियन खाना ही था। रेखा मौसी ने अपनी पर्स से एक बड़ी सी नोटों की गड्डी निकाली और काउंटर पर रखते हुए रेखा मौसी ने मैनेजर से कहा, कुछ देर के लिए मैं तुम्हारे किचन को इस्तेमाल करूंगी, मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए।
उस छोटी सी रेस्टोरेंट के मालिक ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक दिन में इतना पैसा नहीं देखा था। इसीलिए उस नोटों की गड्डी को अपने हाथ में लेते हुए काउंटर पर बैठे होटल के मालिक ने रेखा मौसी से कहा, हाँ हाँ मैडम, अरे ये होटल आपका ही है, किचन भी आपका है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। किचन में मेरे आदमी भी आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं, आइए आइए प्लीज आइए। ये कहते हुए काउंटर पर बैठा होटल का मालिक अनिका और रेखा मौसी को किचन के अंदर ले गया। अनिका काफी हैरान थी। अनिका नहीं जानती थी कि रेखा मौसी क्या करना चाहती थी। जब अनिका ने रेखा मौसी को पूछने की कोशिश की कि वो किचन में क्या करने जा रही है, तब रेखा मौसी ने अनिका को आगे बोलने से रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर किचन के अंदर ले जाने लगी। किचन में मौजूद होटल का शेफ रेखा मौसी को देखकर हैरान हो गया। रेखा मौसी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए शेफ से कहा, आप लोग कुछ देर के लिए दूर हो जाइए, कुछ देर के लिए अब यह किचन मेरा है। रेखा मौसी ने पूरी तरह से किचन का चार्ज ले लिया था। अनिका वही कॉर्नर पर एक टेबल रखकर बैठ गई और रेखा मौसी को किचन में काम करता हुआ देखने लगी। लगभग आधा घंटा बीत गया। अनिका को पता भी नहीं चला कि कब वो टेबल पर बैठी ही और कब उसकी आंख लग गई। मगर जैसे ही रेखा मौसी ने तवे पर रखी कढ़ाई में छोंक लगाया, उस छोंके की आवाज से और तेज खुशबू से अनिका की आंखें खुल गई। अनिका ने देखा कि रेखा मौसी ने पालक और पनीर की सब्जी बनाई थी और साथ ही में देसी दाल, जिसमें रेखा मौसी ने तेल की जगह बटर का छोंक लगाया था। खाने से आने वाली खुशबू को सूंघते ही अनिका के मुंह में पानी आ गया। रेखा मौसी को इस तरह अपने लिए खाना बनाते हुए देखकर अचानक ही अनिका को अपना बचपन याद आ गया। अनिका ने पूरा बचपन अच्छा खाना खाने की तड़प से गुजारा था। गौतम गुलेरिया और मनीषा गुलेरिया जानबूझकर अनिका को बुरा खाना दिया करते थे, जिसमें स्वाद नहीं होता था। न ही वो लोग कभी अनिका को गर्म खाना खिलाया करते थे। मगर आज रेखा मौसी को खाना बनाते देखकर अनिका के दिल में एक ख्याल आया कि काश अगर बचपन में उसकी माँ जिंदा होती तो वो भी बिल्कुल इसी तरह अनिका के लिए खाना बनाकर उसे खिलाती। हालांकि अनिका को इस वक्त अपने बच्चों पर भी तरस आ रहा था, क्योंकि भले ही अनिका अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी, लेकिन किचन में कदम न रखने की आदत ही की वजह से कभी अनिका ने अपने हाथों से खाना पकाकर अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था। हालांकि अनिका के तीनों बच्चे भी यह बात अच्छी तरह से समझते थे कि उनकी मम्मा काफ़ी अलग थी। वो काफ़ी बिजी रहा करती थी और उनके पास अक्सर वक्त की कमी होती थी। इसीलिए बच्चे हमेशा से नौकरों के हाथ का बना खाना खा लेते थे और अनिका के साथ गुजारे हुए प्यार के कुछ पलों से ही अपना पेट भर लिया करते थे। रेस्टोरेंट के टेबल पर अनिका और रेखा मौसी के हाथों से बना हुआ खाना सर्व किया गया। अनिका की प्लेट में पालक पनीर की सब्जी, दाल, चावल और रोटी परोसे गई। अपने ही हाथों से बना खाना देखकर रेखा मौसी के मुंह में पानी आ गया। रेखा मौसी ने अपने हाथ मसलते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों बाद खाने की टेबल पर बैठी हूँ। आज तो सचमुच बहुत भूख लगी है। आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगी। आज इस प्लेट में रखा खाना ये समझकर खाऊंगी जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी लंच है। रेखा मौसी की ऐसी बात पर अनिका ने तेज नजरों से रेखा मौसी की ओर देखते हुए कहा, आप चुपचाप खाना खाइए और यहाँ वहाँ की बकवास करना बंद कीजिए। अपने कान पकड़ते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, ठीक है मेरी माँ, खाती हूँ। अब चलो तुम भी खाना खाओ। अनिका ने भी अपने हाथों से रोटी और सब्जी का एक निवाला बनाकर खाने के लिए तैयार किया। मगर जैसे ही अनिका वो निवाला अपने मुंह में रखने गई, अनिका की नज़र रेखा मौसी के पीछे रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। अनिका ने अपने हाथों में पकड़ा गया खाने का निवाला फिर से प्लेट में रख दिया। जब रेखा मौसी ने अनिका को ऐसा करते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। रेखा मौसी ने अनिका से पूछा, क्या हुआ, तुम्हें खाना ठीक नहीं लग रहा? क्या कमी रह गई है खाने में? जब रेखा मौसी ने दोबारा से अनिका की प्लेट में नजर डाली तब उन्होंने अचानक ही एक बात का एहसास हुआ। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, अरे हाँ, मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी में मैं नमक डालना भूल गई हूँ। मगर जब रेखा मौसी ने अपनी प्लेट से खाना चखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि खाने में नमक तो बिल्कुल बराबर था। फिर उन्हें इस बात की हैरानी हो रही थी कि आखिर अनिका खाना क्यों नहीं खा रही थी। रेखा मौसी ने अनिका से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाने में नमक तो बराबर पड़ा है। अगर तुम्हें खाना फिर भी ठीक नहीं लग रहा तो मैं दोबारा से कुछ बना देती हूँ। अनिका की नजरें पीछे बैठे उस आदमी पर जमी हुई थी। अनिका ने अपनी जगह से खड़े होते हुए रेखा मौसी से कहा, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने खाना बनाया और वो ठीक ना हो? खाना तो बिल्कुल ठीक है, मगर उससे पहले एक आदमी को ठिकाने लगाना है। रेखा मौसी को ये कहने के बाद अनिका धीरे धीरे पीछे की टेबल पर बैठे उस आदमी की ओर आगे बढ़ने लगी। रेस्टोरेंट में और कोई कस्टमर मौजूद नहीं था। उस आदमी ने एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी और उसकी पीठ अनिका की ओर थी। उस आदमी के चेयर के पास पहुंचकर अनिका ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और पूछा,
क्यों भाई, क्यों पीछा कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? क्या तुम भी क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से आए हो? अनिका का हाथ अपने कंधे पर महसूस करते ही उस आदमी ने अनिका की ओर मुड़कर देखा और चौंक गया। जैसे ही उस आदमी ने अनिका की ओर अपना चेहरा घुमाया, अनिका ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे अगर इंडियन खाना खाने की इतनी तलब लगी है तो आ जाओ हमारे साथ हमारे टेबल पर। इस पूरे रास्ते पर तुम्हें इंडियन खाना कहीं नहीं मिलेगा, मिस्टर निखिल कोटी भास्कर। निखिल अनिका को देखकर इतना चौंक गया था कि वो अपनी चेयर से नीचे गिर पड़ा। अपने आप को संभालते हुए निखिल जब खड़ा हुआ तो अपनी कैप निकालकर अनिका से कहने लगा, डॉक्टर अमृता, तुमने फिर से मुझे हरा दिया। तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? अनिका ने निखिल की पीठ थपथपाते हुए कहा, अभी तुम बच्चे हो, इतना याद रखना कि जब भी किसी का पीछा किया करो उसकी कार से कम आधा किलोमीटर की दूरी बनाकर रखो। कुछ लोगों की नज़र बहुत तेज होती है। अनिका की ये बात सुनकर निखिल ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए। निखिल ने बिल्कुल लूज बैगी जींस पहन रखी थी और एक लंबा सा पीले कलर का टी शर्ट पहन रखा था। उसकी टी शर्ट के ऊपर हुड लगा हुआ था और उसने माथे पर टोपी पहन रखी थी। अपने कंधों को हवा में उछालते हुए निखिल ने अनिका से कहा, जिसकी नज़र मुझ पर पड़नी चाहिए वो मुझ पर नज़र नहीं डालती है, और जिनकी नज़र से मैं बचना चाहता हूँ वो तुरंत मुझे पहचान लेते हैं। मेरी किस्मत भी अजीब है। निखिल को वहाँ देखकर ही अनिका सब कुछ समझ गई थी कि निखिल वहाँ पर क्यों आया था, वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। निखिल को अपने साथ अपने टेबल पर ले जाते हुए अनिका ने कहा, अब पहले आओ और खाना खाओ। स्कल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से खाना नहीं खाया है तुमने। कहीं ना कहीं अनिका की बात बिल्कुल सही थी। निखिल ने भी कई दिनों से इंडियन फूड नहीं खाया था, इसीलिए टेबल पर इंडियन खाना सजाया हुआ देखकर निखिल भी रोटी सब्जी पर टूट पड़ा। खाना वाकई काफ़ी लजीज बना था। अनिका ने भी दाल की एक चम्मच मुंह में रखते ही फिर रेखा मौसी से कहा, सचमुच काफ़ी टेस्टी खाना बनाया है आपने। क्या मैं जान सकती हूँ आपने खाना बनाने कहाँ से सीखा? अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाने का निवाला फिर से प्लेट में रखते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, मुझे खाना बनाना तुम्हारी माँ ने सिखाया था। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा बचपन किस तरह गुजरा है। वहाँ ऐसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे किसी ने खाना बनाना नहीं सिखाया, मगर जब मैं तुम्हारी माँ के साथ आई तब उन्होंने मुझे ऐसी कई बातें सिखाई जो एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को सिखाया करती है, जिनमें से एक था खाना बनाना। मुझे इंडियन खाना बनाना सिखाते वक्त तुम्हारी माँ ने मुझसे एक दिन कहा था कि वक्त आने पर मैं उसके बच्चों के लिए खाना बनाऊं, मगर मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे लिए खाना बनाने में इतने साल गुजर जाएंगे। चलो देर आए दुरुस्त आए। सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आया। वैसे इसकी भी दाद तुम्हें अपनी माँ को ही देनी चाहिए। खाने के स्वाद का लुत्फ उठाते हुए अनिका मन ही मन सोचने लगी कि आखिर और कितनी क्वालिटीज थी स्वाति मल्होत्रा की, जिनसे अनिका अब तक अनजान थी। अनिका को दाल चावल खाते हुए देखकर अचानक ही रेखा मौसी को कोई बात याद आई। रेखा मौसी ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, एक मिनट, सालों पहले तुम्हारी माँ ने मुझे एक मैसेज दिया था तुम तक पास करने के लिए, वो तो मैं भूल ही गई। अनिका भी हर वो बात जानना चाहती थी जो स्वाति मल्होत्रा ने किसी इशारे के जरिए या किसी मैसेज के जरिए अनिका को कहने की कोशिश की थी। रेखा मौसी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, तुम्हारी माँ ने जब मुझे खाना बनाना सिखाया था उसके बाद मुझे खास तौर पर यह कहा था कि मैं किसी दिन तुम तक यह बात पहुँचाऊँ कि इस दाल की जो खुशबू है उसी को तुम्हें अपनी माँ की खुशबू समझना है। रेखा मौसी की ये बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। वैसे खुद रेखा मौसी भी यह बात नहीं जानती थी कि इस बात का क्या मतलब था। रेखा मौसी ने अपने चेहरे पर परेशानी साफ दिखाते हुए अनिका से कहा, वैसे मैं भी नहीं जानती कि इसका मतलब क्या हो सकता है, मगर हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारी माँ ने मुझे ठीक यही शब्द कहे थे और मुझे कहा था कि खास तौर पर मैं ये मैसेज तुम तक पहुँचाऊँ। रेखा मौसी की बात पूरी होते हुए अनिका ने दाल की कटोरी अपने हाथ में उठाई और ठीक अपनी नाक के नीचे रख दी। अनिका ने जब दाल की खुशबू का एहसास किया तब अनिका को दाल पहले से भी ज़्यादा खुशबूदार लगने लगी थी। चाहे स्वाति का मैसेज कोई समझे या ना समझे, मगर अनिका अच्छी तरह से समझ गई थी। स्वाति की बताई हुई रेसिपी का इस्तेमाल करके रेखा मौसी ने वो दाल बनाई थी। उस दाल की खुशबू में आज भी स्वाति की खुशबू समाई थी। अनिका के लिए ये खुशबू अपनी माँ का स्पर्श से कम नहीं थी। दाल की खुशबू को अपनी सांसों में महसूस करने के बाद अनिका कुछ देर तक अपना सर झुकाए टेबल पर बैठी रही। वहाँ निखिल कोटी भास्कर, जो इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान था, उसने अपना खाना पूरा करने के बाद अनिका से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? अपने विचारों से बाहर आते हुए अनिका ने साफ तौर पर निखिल से कह दिया,
नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। निखिल ने इस बात पर हैरानी दिखाते हुए अनिका से कहा। अरे मगर तुमने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। बिना सुने तुम कैसे कह सकती हो कि तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती? एटलीस्ट एक बार सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। निखिल की बात पूरी होते ही अनिका ने भी निखिल को साफ साफ कह दिया, देखो मैं तुम्हारे और भूमिका के बीच में मीडिएटर नहीं बन सकती। तुम्हारे बीच में जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसे तुम दोनों को मिलकर सुलझाना होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी यहाँ किसी भी वक्त भूमिका और उसके ऑफिसर पहुँचने वाले होंगे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। निखिल को ये कहने के बाद अनिका अपनी जगह से खड़ी हुई और रेखा मौसी के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगी। निखिल दौड़कर अनिका के रास्ते में आ गया और अनिका से कहने लगा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं और भूमिका हमेशा के लिए एक हो जाएं? क्या तुम नहीं जानती कि मैं भूमिका को कितना प्यार करता हूँ? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं जितना भूमिका से प्यार करता हूँ उतना ही प्यार भूमिका भी मुझसे करती है। खैर, मैं ये सारी बातें तुमसे शेयर करने नहीं आया, मैं बस तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, बस तुम मुझे अपने साथ रखो। निखिल की ये बात सुनते ही अनिका हैरानी से निखिल को देखने लगी। निखिल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितना अक्लमंद नहीं हूँ। तुम तो एक साथ 10-10 लोगों से लड़ सकती हो, और अब तो हैकिंग की दुनिया में भी तुम्हारा मुझसे बड़ा नाम हो गया है। मेरे में ऐसे कोई गुण नहीं है जो तुम्हारे काम आ सकें, मगर हाँ, अगर तुम्हारे साथ रहूंगा तो फिर मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। कम से कम मुझे भी इस बात की तसल्ली होगी कि मैंने अपने प्यार को पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से ही शक्तिशाली गेंडे ने भूमिका के दोस्त की जान ली थी, मगर किसी तरह मैं भी भूमिका के दोस्त की जान के बदले में शक्तिशाली गेंडे को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, चाहे ऐसा करने में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बस मुझे अपने साथ रखो। मैं जानता हूँ कि वो शक्तिशाली गेंडा तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर तुम्हारे पास आएगा। उसे लड़ने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत करना, मुझे अपने साथ चलने दो। मुझे एक मौका दो अपने प्यार को ये जताने का कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी ही वजह से शक्तिशाली गेंडे ने मार्क से जान ली थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है तब से लेकर अब तक मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। अपने मन के अंदर चल रही इस घुटन से बाहर आने के लिए मुझे उस शक्तिशाली गेंडे का मुकाबला करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मार्क्स की मौत का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मेरी खुद की जान क्यों ना चली जाए। निखिल की आंखों में जुनून और पागलपन दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। अनिका जानती थी कि निखिल का प्यार सच्चा था, मगर वो ये भी जानती थी कि अनिका के आगे एक मिशन बेहद जरूरी था, वो जो कि बहुत खतरनाक था और निखिल की जान को खतरा हो सकता था। अनिका ने निखिल से कहा, देखो अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे सामने पहाड़ जैसा कैरियर और पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, मैं तुम्हें इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकती। निखिल एक काफी दुबला पतला सा लड़का था। बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर उम्मीद से देख रहे निखिल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा था जो इस वक्त रास्ते पर भटक रहा था और उसे अपने घर वापस लौटने का रास्ता पता नहीं था। वो बस एक ही रास्ता जानता था, मगर उस रास्ते पर चलने के लिए जो ताकत चाहिए थी वो उसके शरीर में नहीं थी। मगर निखिल की आंखों में हिम्मत और हौसला साफ साफ नजर आ रहा था। निखिल की आंखों में छपी हुई बातें अनिका अच्छी तरह से पढ़ सकती थी, मगर अनिका ने वो सब कुछ इग्नोर किया और रेखा मौसी का हाथ पकड़कर कार की ओर आगे बढ़ने लगी। निखिल बड़ी ही उम्मीद से जाती हुई अनिका को देखता रहा। तभी अचानक रेखा मौसी ने अनिका को रोकते हुए कहा, ले चलो इस लड़के को हमारे साथ। अनिका रेखा मौसी की ये बात सुनकर हैरान रह गई। रेखा मौसी ने निखिल की ओर देखकर कहा, कभी कभी मौत ज्यादा सुकून देती है और इस लड़के की आंखों में मैं साफ देख पा रही हूँ। ये जिंदगी से तो अलग हो सकता है, मगर अपने प्यार से अलग नहीं हो सकता। अगर ये अपने प्यार से अलग हो गया तो इसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी, और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं इसका दर्द अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। इस लड़के को हमारे साथ ले चलो। रेखा मौसी की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने रेखा मौसी को छेड़ते हुए कहा, आप तो इस तरह से बातें कर रही हैं जैसे आपने भी कभी प्यार किया हो। आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि आप किसी के प्यार में पड़ सकती हैं। अनिका की इस बात को सुनकर रेखा मौसी ने जवाब देते हुए कहा, अरे तुमसे किसने कह दिया कि प्यार करने के लिए किसी और इंसान के प्यार में पड़ना जरूरी है। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही निखिल काफी सोच में पड़ गया। निखिल ने आगे आकर अपना सर खुजाते हुए रेखा मौसी से कहा, देखिए मैंने ये बात पहले सुनी तो थी, मगर आज मैंने आपके मुंह से भी सुन ली। पहले तो मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया, मगर आज आपने कहा तब मुझे यकीन हुआ कि आप अपने आप से प्यार करती हैं। बाहर लोग आपके बारे में काफी बातें बनाते हैं, क्या आप अपने आप से बहुत प्यार करती हैं? मुझे पहले ये नहीं लगा था कि ऐसा सच हो सकता है। आपने तो अफवाह को सच साबित कर दिया। अनिका निखिल की बात सुनकर दंग रह गई।
निखिल की बात सुनने के बाद अनिका ने फिर से रेखा मौसी की ओर देखा और कहा, क्या अभी भी आप यही कहेंगी कि इसे अपने साथ ले चलना है? रेखा मौसी ने मुस्कुराते हुए निखिल की ओर देखा और कहा, इससे इसके आस्के का कोई कनेक्शन नहीं है, ले चलो इसे हमारे साथ। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही निखिल के चेहरे पर स्माइल आ गई। निखिल भी रेखा मौसी और अनिका के साथ साथ कार में बैठ गया। अनिका हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठी और रेखा मौसी अनिका के बगल वाली सीट पर बैठ गई और निखिल बैक सीट पर जाकर बैठ गया। कार के अंदर बैठते ही रेखा मौसी ने अनिका की ओर देखकर कहा, मगर तुमसे किसने कह दिया कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती? रेखा मौसी की ये बात सुनते ही अनिका की आंखें चौड़ी हो गई। अनिका ने रेखा मौसी से पूछा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि आप किसी से प्यार कर सकती हैं। हमेशा ही आपकी इमेज एक शार्ट बिजनेस वूमेन जैसी रही है। आपके सीने में भी एक रोमांटिक दिल धड़क सकता है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अच्छा ये तो बताइए, अगर आप किसी से प्यार करती थी तो आपने उसे बताया या नहीं? अनिका का सवाल सुनकर रेखा मौसी ने अपनी नजरें झुका ली। अनिका ने फिर से अपना सवाल दोहराते हुए रेखा मौसी से पूछा, अरे बताइए भी, अब हमसे क्या शर्माना? आप जिनसे प्यार करती हैं, क्या वो आपके प्यार के बारे में जानते हैं? रेखा मौसी ने ये बात सुनते ही अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर मैं उसे बता दूंगी मेरी फीलिंग्स के बारे में तो हो सकता है कि हमारी दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इसीलिए मेरी फीलिंग्स मेरे दिल तक ही रहे, वही अच्छा है। रेखा मौसी की बात सुनने के बाद अनिका ने रेखा मौसी से पूछा, अच्छा ये तो बताइए कौन है वो? अनिका की इस बात पर रेखा मौसी काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखने लगी। जब रेखा मौसी ने अपने प्यार के बारे में बात कही तब उनकी आंखों में काफ़ी उदासी नजर आ रही थी। उनकी आंखों में उदासी देखकर निखिल ने मन ही मन रेखा मौसी के प्यार के बारे में अंदाजा लगा लिया और रेखा मौसी और अनिका की सीट के बीच में जो गैप था उसमें अपना सर बाहर निकालते हुए रेखा मौसी की ओर देखकर कहा, मैं समझ गया कि आपका प्यार कौन था। निखिल की बात सुनकर रेखा मौसी और अनिका दोनों ही हैरान होकर निखिल की ओर देखने लगे। अनिका खुद निखिल की बात सुनकर इतनी चौंक गई थी कि ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करना अनिका के लिए मुश्किल हो गया था। अनिका नहीं जानती थी कि निखिल कैसे रेखा मौसी के पास्ट के बारे में जान सकता था। रेखा मौसी के अतीत के बारे में खुद अनिका काफ़ी कम बातें जानती थी, फिर ये कैसे हो सकता था कि निखिल रेखा मौसी के प्यार के बारे में इतनी अच्छी तरह से जानता था। निखिल ने बड़े ही कैजुअली अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रेखा मौसी की ओर देखकर कहा, मैं समझ गया कि आप किससे प्यार करती थी। ऐसी फिल्में मैंने कई बार देखी हैं जहाँ एक लड़की को अपने ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड या पति के साथ प्यार हो जाता है, मगर अपनी दोस्त को किसी भी तरह की इमोशनल चोट न पहुंचे, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स अपने मन में दबा कर रखती है। वाह, मान गया मैं आपको। मेरे ख्याल से आपने भी इसी तरह अपनी दोस्त के इमोशनल चोट से बचने के लिए अपनी फीलिंग्स को अपने मन में दबा कर रखा और अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने? निखिल की ये बात सुनने के बाद अनिका ने रेखा मौसी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने कहा था ना आपसे, इसे अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा, मगर आप ही ने जिद की कि इसे अपने साथ रखना है, तो अब भुगतिए। निखिल की पूरी बात सुनने के बाद रेखा मौसी अभी भी काफी आघात में थी। कुछ देर खिड़की के बाहर देखने के बाद रेखा मौसी ने पीछे मुड़कर निखिल की ओर देखा और कहा, बेटा मैं तुमसे कुछ साल उम्र में बड़ी हूँ, इसीलिए तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। फिल्में कम देखा करो। असली जिंदगी और फिल्म में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये फर्क तुम्हारी जनरेशन को पता होना बहुत जरूरी है। वह निखिल समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसी क्या गलत बात कह दी थी जिससे आगे बैठे अनिका और रेखा मौसी को इतनी हैरानी हो रही थी। इनफैक्ट निखिल को लग रहा था कि अभी अभी उसने रेखा मौसी के बारे में जो बात कही थी वो तो रेखा मौसी की प्रशंसा करते हुए कही थी, फिर उन्हें दुख किस बात का हो रहा था। पीछे बैठे निखिल के एक्सप्रेशन देखकर रेखा मौसी और अनिका मन ही मन हंसने लगे थे। तभी रेखा मौसी जो बार बार पीछे मुड़कर निखिल की ओर देख रही थी, उनकी नजर कार के पीछे वाली विंडो से बाहर गई। अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रेखा मौसी ने अनिका से कहा, मुझे लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। अनिका ने जब रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तब उसने देखा कि अनिका की कार के पीछे दो कार चल रही थी। वो दोनों कारें अनिका के साथियों की थी, मगर उन दोनों कारों के पीछे एक और कार कुछ ही मीटर दूरी पर चल रही थी। ओवरटेक करके आगे जाने के लिए उस कार के पास काफी खुला रास्ता पड़ा था, मगर वो जानबूझकर अनिका और उनके साथियों की कार के पीछे लगातार चल रही थी। उस कार को इस तरह पीछा करते हुए देखकर अनिका को भी अंदाजा हो गया था कि वो कार हो ना हो अनिका की कार का पीछा कर रही थी। अनिका ने तुरंत अपने चेहरे पर ब्लैक कैट का मास्क पहन लिया
और तेजी से कार ड्राइव करने लगी। अनिका के साथी भी तेजी से अनिका की स्पीड को मैच करने की कोशिश करने लगे। पीछे चल रही कार ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। कुछ देर तक तेजी से ड्राइव करने के बाद अनिका ने अचानक ही अपने कार की स्पीड कम कर ली। अनिका के साथियों ने भी अपनी कार की स्पीड घटा ली। ये देखकर पीछे वाली कार ने भी अपनी स्पीड घटा ली। इसका मतलब साफ था कि वो कार जरूर अनिका के काफिले का पीछा कर रही थी और पीछा करने वाला इस बात को छुपाना भी नहीं चाहता था। अपने कार की स्पीड को अनिका की स्पीड के साथ लगातार मैच करके वो पीछे यह सिग्नल दे रहा था कि वो अनिका के काफिले का पीछा कर रहा था। अनिका ने ब्लूटूथ के जरिए पीछे चल रही अपने साथियों को कांटेक्ट किया और कहा, वो कार हमारा पीछा कर रही है। उस कार में जरा गौर से देखकर बताओ उसमें कितने लोग मौजूद हैं। अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए अनिका के एक साथी ने कहा, मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही आदमी है जो हमारा पीछा कर रहा है, उसके साथ और कोई नहीं है। अपने साथी की इस बात को सुनने के बाद अनिका ने उससे कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, मैं अभी कुछ देर के लिए अपनी कार की स्पीड बढ़ा दूंगी, तुम भी मेरे पीछे अपनी स्पीड बढ़ा देना। उसके बाद अचानक ही मैं अपने कार की स्पीड बिल्कुल कम करके इमरजेंसी लेने में रुक जाऊंगी, मगर तुम आगे निकल जाना। अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अनिका ने अचानक ही अपने कार की स्पीड बढ़ा ली। कुछ देर तक कार तेजी से भागने के बाद अचानक ही अनिका ने अपने कार की स्पीड एकदम कम कर ली। अनिका के पीछे चल रहे उसके साथी अपनी स्पीड मेंटेन करके अनिका को ओवरटेक करके आगे निकल गए। अनिका ने अपनी कार इमरजेंसी लेने में रोक दी। जो कार अनिका के काफिले का पीछा कर रही थी वो कार भी अनिका की कार के कुछ दूर आकर ठहर गई। ब्लैक कैट का मास्क लगाई अनिका अपनी कार से उतरकर जब पीछे कर रही कार की विंडो तक पहुंची तब वो अंदर बैठे शख्स को देखकर हैरान हो गई। सूजा हुआ चेहरा, शरीर पर काफी गहरे जख्मों के निशान देखकर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आशीष डोगरा ऐसी हालत में रेखा मूर्ति का पीछा क्यों कर रहा था। अपनी कार का दरवाजा खोलकर आशीष ने दरवाजे का सहारा लिया और धीरे से कार के बाहर आकर आशीष ने नकाब पहनी हुई अनिका की ओर देखकर कहा, देखिए, आप जिसकी बॉडीगार्ड है उसे मुझसे कोई खतरा नहीं है, मैं बस कुछ देर के लिए उनसे बात करना चाहता हूँ। अनिका ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। अनिका जानती थी कि अगर उसने आशीष के साथ बात की तो आशीष उसकी आवाज़ पहचान लेगा और उसे पता चल जाएगा कि नकाब के पीछे जो लड़की थी वो और कोई नहीं बल्कि अनिका खुद थी। अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी हालत में आशीष रेखा मूर्ति का पीछा क्यों कर रहा था। अनिका आशीष को इशारा करके रेखा मूर्ति की कार के पास ले गई। जैसे ही अनिका आशीष को रेखा मूर्ति की विंडो के पास ले गई, रेखा मूर्ति ने अपनी विंडो का शीशा नीचे करके अनिका से पूछा, कौन है यह हमारा पीछा क्यों कर रहा है। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो आशीष के सामने अगर कुछ भी कहेगी तो आशीष झट से पहचान लेगा कि उसके साथ खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। इससे पहले कि अनिका कोई तरकीब सोचे, आशीष ने ही अनिका को कुछ कहने से रोकते हुए रेखा मूर्ति से कहा, रेखा जी, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना दोस्त समझिए। वैसे मेरा नाम आशीष है, मैं अनिका का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। उम्मीद है अनिका ने मेरे बारे में आपसे बात की होगी। आशीष की इस बात पर भी अनिका बिल्कुल खामोश खड़ी थी। ये देखते हुए रेखा मुझे समझ गई थी कि अनिका अपनी पहचान आशीष के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। ऐसा भी नहीं था कि अनिका ने आज से पहले कभी आशीष का जिक्र रेखा से किया था, मगर फिर भी बात बनाते हुए रेखा मौसी ने आशीष से कहा, हाँ, 1-2 बार कहा था, मगर इस तरह मेरा पीछा करके इतनी इमरजेंसी में क्यों मिलने आए हो। हालांकि आशीष काफ़ी जख्मी हालत में था, मगर फिर भी आशीष ने अपने पर्सनैलिटी और अपने एलिगेंस को बिल्कुल गिरने नहीं दिया था और अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए आशीष ने रेखा से कहा, जरूर बताऊंगा मैडम, मुझे आपसे क्या काम है, इस बारे में भी जरूर बताऊंगा। बस मैं एक बार आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अनिका ने मेरे बारे में आपसे क्या बातें की हैं। आशीष की ये बात सुनकर रेखा मौसी भी हैरानी से आशीष के ठीक बगल में खड़ी अनिका को देखने लगी। अनिका ने आज से पहले कभी आशीष का कोई जिक्र नहीं किया था। रेखा मौसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आशीष के इस सवाल का क्या जवाब देती, मगर एक बात पक्की थी, रेखा मौसी आशीष के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गई थी कि मन ही मन उसके सामने खड़ा आदमी अनिका से कितना प्यार करता था। अनिका का नाम बोलते वक्त आशीष का चेहरा पूरी तरह से गुलाबी हो जाता था। आशीष की नज़रें झुक जाती थी और आशीष के बात करने के तरीके से ये काफ़ी आसानी से पता लगाया जा सकता था कि आशीष अनिका से कितना बड़ा कर्ज था। किसी तरह बात बदलते हुए रेखा मौसी ने आशीष से कहा, देखिए मिस्टर आशीष, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। मुझे कहीं जल्द से जल्द पहुँचना है। अगर आप अनिका के दोस्त हैं तो किसी दिन घर पर आइए, हम डिटेल में बात करेंगे। रेखा मूर्ति की यह बात सुनते ही आशीष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आशीष ने बड़े ही रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाकर रेखा मौसी से कहा, घर से भागे हुए लोग जब घर आने का न्योता देते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। आशीष की ये बात सुनकर रेखा मौसी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आशीष चाहता क्या था। वो अनिका का दोस्त था, इसका मतलब साफ था कि वो रेखा मौसी का भी दोस्त था।
मगर इस तरह की बात करके आशीष क्या जताना चाहता था, ये बात अनिका और रेखा मौसी दोनों की समझ से बाहर थी। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रेखा मौसी से कहा, देखिए मुझे यहाँ क्रिस्टोफर ने भेजा है। मैं क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ और मैं ये जानता हूँ कि V16 पाउडर का आखिरी डोज आप अपने ही महल से चुराकर भागी हैं। क्रिस्टोफर ने मुझसे कहा है कि मैं आपके साथ इस सफर में बना रहूं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो क्रिस्टोफर तक पहुंचने में। आशीष की बात सुनने के बाद रेखा मौसी ने भी अपनी नजरें झुकाते हुए आशीष से कहा, काफी कुछ जानते हो तुम मेरे बारे में। वैसे तुम्हारी ये आंखें देखकर मुझे लगा था कि तुम अनिका को कोई चाहने वाले हो, मगर अब पता चला कि तुम तो अनिका के दुश्मन हो। सच बताओ किस मकसद से यहाँ आए हो। रेखा मौसी की ये बात सुनकर आशीष ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों बातें ही सच हैं तो। रेखा मौसी ये बात सुनकर हैरानी से आशीष की ओर देखने लगी। आशीष ने एक लंबी सांस लेते हुए रेखा मौसी से कहा, चलिए जाने दीजिए, ये बातें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, न ही की जाए तो बेहतर है। अगर हाँ, जब आपने मेरी आंखों में अनिका के लिए प्यार पढ़ ही लिया है तो एक बात आपसे कह दूं कि जो मेरी आंखों में दिख रहा है वही सच है। धीरे धीरे आशीष की बातें समझना रेखा मूर्ति के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तभी आशीष ने रेखा मूर्ति से कहा, मुझे लगता है कि अब हमें बातों में ज़्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, अपनी बॉडीगार्ड के साथ सफ़र जारी रखिए, मैं भी आपके पीछे आता हूँ। ये कहकर आशीष अपनी कार की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी अनिका की जेब में अनिका का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। जब अनिका ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तब इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका को एक मैसेज किया था जिसमें लिखा था, अभी अभी आशीष ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजी है। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने मैसेज में अनिका से यह कहा था कि आशीष ने उन्हें क्रिस्टोफर रेखा मूर्ति से जहाँ मिलने वाला था उस जगह की लोकेशन भेजी थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे आशीष पिछले कई दिनों से क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था, मगर आशीष स्पेशल डिपार्टमेंट का जासूस बनकर क्रिस्टोफर की गैंग में शामिल हुआ था। क्रिस्टोफर को आशीष पर पूरा भरोसा था और इसीलिए वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की सारी सीक्रेट्स आशीष के साथ शेयर करता था और आशीष सारी सीक्रेट्स स्पेशल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर अब्बास को पहुंचा दिया करता था। इसका मतलब साफ था कि आशीष अभी भी अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास के साथ ही था। इतने दिनों में भी उसका मन बदला नहीं था। ब्लैक कैट का मास्क पहनी हुई अनिका जब दोबारा ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठी तब रेखा मूर्ति ने अनिका से पूछा, कौन है ये आदमी और ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? इसके साथ चलना सेफ होगा? अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि भूमिका और इंस्पेक्टर अब्बास भी पूरी तरह से आशीष पर भरोसा नहीं करते थे, मगर कहीं ना कहीं अनिका को आशीष पर पूरा भरोसा था। अनिका ने रेखा मौसी की बात का बिना कोई जवाब दिए हाँ में अपना सर हिला दिया। जैसे ही अनिका ने कार स्टार्ट की, रेखा मूर्ति को विंडो पर किसी ने फिर से नॉक किया। जब अनिका और रेखा मौसी ने खिड़की की ओर देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि आशीष रेखा मौसी की खिड़की पर नोक करके उन्हें खिड़की नीचे करने का इशारा कर रहा था। इससे पहले कि रेखा मौसी अनिका से कोई सवाल पूछ पाती, अनिका ने ड्राइव सीट से लगे बटन को दबाकर रेखा मौसी की खिड़की को नीचे किया। खिड़की का शीशा नीचे होते ही आशीष ने रेखा मूर्ति से कहा, मुझे लगता है आगे का सफर मुझे आप लोगों के साथ ही पूरा करना चाहिए, मैं अपनी कार यहीं छोड़ देता हूँ। रेखा मौसी नहीं जानती थी कि ये करना सही होगा या नहीं। अनिका से सलाह लेने के लिए जब रेखा मौसी ने अपने बगल में बैठी अनिका की ओर देखा तो अनिका ने ड्राइविंग सीट के साइड में लगे बटन को दबाकर कार को अनलॉक कर दिया। रेखा मौसी के लिए इतना इशारा काफी था। रेखा मौसी ने इशारे से आशीष को पीछे की सीट पर बैठने के लिए इशारा कर दिया। जब आशीष बैक सीट का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठा तब उसे एहसास हुआ कि बैक सीट पर पहले से निखिल मौजूद था। निखिल ने जगह बनाते हुए आशीष को अपने बगल में बैठने का इशारा किया। जब आशीष ने निखिल को देखा तब पहले तो उसे ऐसा लगा कि निखिल रेखा मूर्ति का कोई बॉडीगार्ड होगा जो उनके साथ साथ कार में चल रहा था, मगर निखिल की दुबली पतली कद काठी देखकर आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि रेखा मूर्ति ने इतने खतरनाक रास्ते में अपने साथ इस तरह का बॉडीगार्ड क्यों रखा था। जब अनिका ने कार फिर से ड्राइव करना शुरू किया तो कुछ देर तक तो कार के अंदर बिल्कुल खामोशी छाई रही। कुछ देर बाद आशीष ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रेखा मूर्ति से पूछा, रेखा जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस वक्त किसी तरह का गिल्ट महसूस कर रही हैं या नहीं? रेखा मौसी आशीष के इस सवाल पर काफी हैरान थी। रेखा मौसी ने पीछे मुड़कर आशीष की ओर देखकर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल मैं अनिका को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अनिका मेरी काफी अच्छी दोस्त है। अनिका जब भी आपके बारे में बात किया करती थी वो आपकी बहुत तारीफ किया करती थी। ये कहा जा सकता था कि अनिका आपको बिल्कुल एक माँ की तरह देखती थी। ये भी कहा जा सकता था कि अगर इस दुनिया में अनिका को सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो आप पर है, मगर फिर भी आपने अनिका का विश्वास हासिल करने के बाद उसे इतना बड़ा धोखा दिया।
अनिका ने जो V16 पावर ड्रग इतनी मेहनत से हासिल किया था, उसे एक ही पल में आपने उससे चुरा लिया और आपको इस बात का गिल्ट नहीं है। आशीष का सवाल सुनने के बाद रेखा मौसी ने अपने बगल की सीट पर बैठी ड्राइव कर रही अनिका की ओर देखा। हालांकि अनिका ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, मगर रेखा मौसी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए अनिका के चेहरे से अपनी नजरें हटाते हुए रेखा मौसी ने आशीष से कहा, हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। मुझे ऑर्गेनाइजेशन से जो ऑर्डर मिला है मैं उसी को पूरा कर रही हूँ। इसके अलावा ना मैंने कुछ सोचा है और ना ही मैं कुछ सोचने वाली हूँ। रेखा मौसी का जवाब सुनने के बाद आशीष ने रेखा मौसी से पूछा, तो क्या मैं यह समझ लूं कि अनिका को आपके लिए जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स आपको अनिका के लिए नहीं थी? रेखा मौसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनिका बड़े ही ध्यान से आशीष की हर बात सुन रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आशीष ये सारी बातें करके क्या प्रूव करना चाहता था। रेखा मौसी ने किसी तरह आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो हम दोनों एक मिशन पर हैं। हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम सौंपा है हम वो काम कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि हमारी जिंदगी में फीलिंग्स नाम की किसी चीज की कोई जगह नहीं है। रेखा मौसी की इस बात पर पलट जवाब देते हुए आशीष ने कहा, चलिए मानता हूँ कि आपको अनिका के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मगर उसका एक छोटा सा बच्चा है अलेक्जेंडर, जिसकी जिंदगी V16 पावर ड्रग के आखिरी डोज से जुड़ी हुई है। आपको अगर अनिका से विश्वासघात करना ही था तो कम से कम आधा विश्वासघात करती, कम से कम एक डोज उसके लिए रहने देती जिससे वो अपने बच्चे की जान बचा पाए। क्या एक छोटे से बच्चे के लिए भी आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है? जब रेखा मूर्ति ने आशीष की ये बात सुनी तो वो खुद हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आशीष की इस बात का क्या जवाब दे। वो अनिका से मदद की उम्मीद कर रही थी, मगर वो जानती थी कि अनिका चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती थी। अनिका आशीष को अपने नकाब के पीछे का चेहरा नहीं दिखा सकती थी। आशीष की बात का जवाब देते हुए रेखा मौसी ने कहा, देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा ना, मैं ठीक तुम्हारी ही तरह एक मिशन पर हूँ और मुझे क्लियर ऑर्डर मिले हैं कि मुझे दोनों V16 पावर ड्रग के डोज लेकर उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचना है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ और अब मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। अगर तुमने दोबारा मुझसे ये बात करने की कोशिश की तो मैं हम दोनों के बीच जो भी बातें चल रही हैं वो उन लोगों को बता दूंगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद आशीष ने रेखा मौसी से कहा, नहीं जाने क्यों मुझे लग रहा है कि आप अनिका और अनिका के परिवार से बहुत प्यार करती हैं। रेखा मौसी ने बड़ी ही क्लियरली अभी अभी आशीष को सब कुछ समझाया था, मगर फिर भी आशीष ऐसा क्यों कर रहा था, ये बात अनिका और रेखा मौसी दोनों की समझ से बाहर थी। आशीष की बात सुनकर अनिका और रेखा मौसी काफी हैरान हो गई थी। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप अनिका और अनिका के परिवार से प्यार नहीं करती तो अब तक उन लोगों को कॉल करके मेरे इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचा देती, मगर आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि आप भी किसी ऐसे आदमी को खतरे में नहीं डालना चाहती जो अनिका की मदद करना चाहता हो। अनिका और रेखा मौसी दोनों ही जानते थे कि आशीष का लॉजिक बिल्कुल सही था और उसके साथ अब आगे आर्गुमेंट करना रेखा मौसी के लिए काफी मुश्किल था। इसीलिए अपनी आवाज में थोड़ी सी नरमी लाते हुए रेखा मौसी ने आशीष से कहा, देखो मेहरबानी करके मुझसे इस बारे में आगे बात मत करो। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे परिवार की जान खतरे में है। मेरा परिवार उन लोगों के कब्जे में है और इसीलिए मुझे उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही होगा। उन्होंने मुझे जो मिशन दिया है, मैं अगर उसे पूरा नहीं करूंगी तो मेरा पूरा परिवार बहुत मुसीबत में पड़ सकता है। रेखा मौसी की बात पूरी होने के बाद आशीष मन ही मन कुछ सोचता रहा। फिर अचानक अपनी सीट से आगे आते हुए आशीष ने बड़ी ही धीमी आवाज में रेखा मौसी के कानों के पास आकर कहा, देखिए मेरे पास आपके परिवार को बचाने का एक तरीका है। आशीष की बात सुनकर रेखा मौसी चौंक गई। वो जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा तरीका था आशीष के पास जिससे वो अपने परिवार को बचा सके। आशीष ने अपनी बात बताने से पहले रेखा मौसी से कहा, अगर आप तरीका जानना चाहती हैं तो पहले V16 पावर ड्रग के वो दोनों डोज मेरे हवाले कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको इस मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता बता दूंगा। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रेखा मौसी ने कार चला रही अनिका की ओर देखा। अनिका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आशीष ये सब कुछ क्यों कर रहा था और किसके लिए कर रहा था। अपने अंगूठे के इशारे से अनिका ने रेखा मौसी को आशीष का ऑफर डिसलाइन करने का इशारा किया। अनिका का इशारा मिलते ही रेखा मौसी ने आशीष से कहा, मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम कौन हो। क्या तुम सचमुच क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से हो?
अगर तुम सचमुच क्रिस्टोफर को अच्छी तरह से जानते हो तो ये बात भी अच्छी तरह से जानते होगे कि अगर तुम्हारी ये बात उस तक पहुंच गई तो वो तुम्हारा क्या अंजाम कर सकता है, वो लोग कितने खतरनाक हैं और क्या कर सकते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे साथ साथ मैं अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसीलिए चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो, वरना अभी इसी वक्त मैं क्रिस्टोफर को कॉल लगाकर कह दूंगी कि तुम मेरे साथ किस तरह का सौदा करना चाहते हो। इससे पहले कि आशीष रेखा मौसी से कुछ कह पाता, रेखा मौसी के फोन पर क्रिस्टोफर का नंबर फ्लैश होने लगा। अपने फोन पर क्रिस्टोफर का नंबर देखकर रेखा मूर्ति चौंक गई। रेखा मौसी ने जब कॉल कनेक्ट किया तो क्रिस्टोफर ने रेखा मौसी से कहा, उम्मीद है मेरा आदमी आपको मिल गया होगा। रेखा मौसी ने पीछे मुड़कर आशीष की ओर देखते हुए कहा, हाँ वो इस वक्त मेरे साथ ही है। क्रिस्टोफर ने जवाब देते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अब एक काम कीजिए कि V16 पावर ड्रग के दोनों डोज आप मेरे दोस्त के हवाले कर दीजिए। सारे रास्ते आपको V16 पावर ड्रग को संभालने की तकलीफ नहीं उठानी होगी। क्रिस्टोफर का आशीष पर भरोसा देखकर खुद रेखा मूर्ति भी चौंक गई थी। एक तरफ आशीष क्रिस्टोफर को धोखा देने की बात कर रहा था, वहीं दूसरी ओर क्रिस्टोफर आशीष पर इतना विश्वास जता रहा था कि वो रेखा मौसी से कह रहा था कि वो V16 पावर ड्रग आशीष के हवाले कर दे। अनिका भी स्पीकर फोन के जरिए काफी ध्यान से क्रिस्टोफर की बातें सुन रही थी। अनिका जानती थी कि अब आशीष के लिए भी ये एक बेहद मुश्किल परीक्षा होने वाली थी। एक तरफ क्रिस्टोफर था जो आशीष पर इतना ज्यादा भरोसा करता था और दूसरी तरफ आशीष के कंधों पर स्पेशल डिपार्टमेंट की सौंपी हुई जिम्मेदारियां थी। आशीष ने अपना हाथ रेखा मौसी की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टोफर की बात मान लेनी चाहिए। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।